जनता ने इनको अब जिताना बंद कर दिया है, राज्यों में लगातार इनकी हार हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी उससे बौखलाई हुई है। जहां जहां ये हारे हैं, जीत नहीं पाए हैं, वहां पर पीछे के रास्ते से एक चुनी हुई सरकार को डिरेल करके, उनको कहीं ना कहीं अस्थिर करके, विधायकों को दबाव डाल करके, कहीं इनकम टैक्स का छापा डलवा के, कहीं ईडी का डंडा दिलवा के, कहीं सीबीआई के नोटिस दिलवा करके, या पैसे का लालच देके, या सत्ता का लाल बत्ती का लालच दे करके, किसी भी तरीके से साम दाम दान भय से करके विधायकों को अपने पाले में मिलाना और अपनी सरकार दोबारा से बनाना। देश की जनता क्या देख नहीं रही है कि ये लोकतंत्र की कौन सी परिभाषा है? ये संविधान को जो है उसके बिल्कुल विपरीत ये काम करने की काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले क्या शैली रही है? क्या हमारे देश में इस तरह का हुआ है? ये लगातार काम करते आ रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में हमने देखा किस प्रकार से जब वहां ये चुनाव हार गए थे, रात को 3 बजे शपथ दिलवा रहे राज्यपाल। कौन सी ऐसी जो है इमरजेंसी आ गई कि चोरी छिपे रात को 3 बजे शपथ दिलाई जाए? मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि चुने हुए विधायकों को 20-20 विधायकों को जो है ये इस्तीफा दिला करके और फिर वापस जो तय था भारतीय जनता पार्टी में गए, वहां मंत्री बने और अपना जो है उस प्रकार से अब सरकार में शामिल हो गए। यही काम ये यहाँ कर रहे हैं। कोई कुछ भी कहते रहे, ये कहते रहे हमारी भूमिका नहीं है, नहीं है तो बता दें कि क्यों विधायक जो है क्यों वहां पर इस्तीफा देने के लिए तैयार है, क्यों कांग्रेस के जो टिकट पर चुन के आए, जो पुराने कांग्रेस का साथी रहे हैं, आखिर क्या कारण होगा? ये क्यों नहीं है? बिल्कुल ही बाहरी हस्तक्षेप है इनका। चलिए, बहुत बहुत से आरोप लगाए आपने यहाँ पर बीजेपी पर। खुद की पार्टी के भीतर क्या हो रहा है इसके बारे में भी आपसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा। संदीप दुबे, आप थोड़ा सा यहाँ पर समझाइए कि अशोक गहलोत कहते हैं कि दबाव में काम कर रहे हैं राज्यपाल। अशोक गहलोत कहते हैं कि अगर जनता राजभवन को घेर ले फिर हमारी गलती नहीं है। अशोक गहलोत कहते हैं कि सचिन पायलट निकम्मे हैं, नकारा है। ये सब अशोक गहलोत कह रहे हैं। और आज की बॉडी लैंग्वेज अशोक गहलोत साहब की, आज की उनकी भाषाई मर्यादा कहां है, ये बताइए थोड़ा। संदीप दुबे, आप विश्लेषण इसका कीजिए। मेहमान कुछ और जुड़ेंगे हमारे। संदीप दुबे, आप तक आवाज पहुंची है? तो लगता है तकनीकी खामी की वजह से संदीप दुबे अभी हमसे जुड़ नहीं पाए। अनुज, लेकिन ये आप थोड़ा सा समझाइए कि अशोक गहलोत साहब आज भी उनकी भाषाई मर्यादा कहां है? उस वक्त कहां थी कि जब सचिन पायलट पर वो निशाना साध रहे थे? सचिन पायलट की ओर से कोशिश की गई, आपसी खींचतान है, इस बात को मानेंगे कि पहले दिन से सचिन पायलट और अशोक गहलोत साहब के बीच में एक युवा नेतृत्व को लेकर और एक जो अनुभवी नेतृत्व है उसको लेकर खींचतान रही है। ये खींचतान का ही नतीजा है। दूसरी पार्टी का तो बाद में भूमिका आती है इसमें, लेकिन शुरुआत तो आपकी खींचतान से हुई ना? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में खींचतान कहां नहीं हुई, कौन से दल में नहीं, कौन सी सरकार में नहीं। और खींचतान का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने ही परिवार को खींच करके, तो फिर लोकतंत्र की अगर परंपरा की बात करेंगे तो फिर चुनी हुई सरकारें गिरी भी हैं, उसके बाद नई सरकारों का गठन भी हुआ है। ये भी तो लोकतंत्र में ही हुआ ना? हाँ, तो देखिए, ये सब लोकतंत्र की परिभाषा के विपरीत है, हमारे संविधान के विपरीत है, हमारी उसकी जो मूल एक आत्मा है उसके विरोध में विपरीत है। ये चलन लगातार होता जा, कोई एक जगह होता, चलिए स्वीकार कर लेते कि आपसी खींचतान की वजह से हुआ, सब जगह ये खींचतान हो रही है और खींचतान का उसका लाभ केवल भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। आखिर ऐसा क्या है? देखिए, महत्वाकांक्षी होना कोई पायलट साहब ने महत्वाकांक्षा थी, मुख्यमंत्री का वो ख्वाब देख रहे थे, बनना चाह रहे थे, ठीक है, होना चाहिए। हर व्यक्ति को एक महत्वाकांक्षा होती है जो भी राजनीतिक क्षेत्र में आएगा कि मैं चुनाव जीतूं, चुनाव जीत के मैं विधायक बनूं, विधायक बन के मैं मंत्री बनूं, मंत्री बन के मैं कल को मुख्यमंत्री बनूं, मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं देश की केंद्रीय राजनीति में जाऊं, वहां से जाके प्रधानमंत्री पद तक पहुंचूं, उसके बाद राष्ट्रपति पहुंचूं। हर आदमी को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, इसमें कोई दुआ नहीं। लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा में हमें ये भी देख लेना चाहिए, अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि मेरे वजूद के हिसाब से पार्टी ने मुझे कितना दे दिया। क्या मुझे बहुत कुछ दे दिया जितना मेरा अस्तित्व नहीं था, जितना मेरे जितना डिजर्व नहीं करता था, उससे ज्यादा ऑलरेडी जब मिल गया। एक युवा नेता जो पार्टी में ज्वाइन करने की कुछ ही समय बाद उसको सांसद बना दिया। ठीक है, अनुज यात्रे, आपके पास लौटता हूं और एक बड़ी जानकारी आ रही है, दर्शकों को बता दें कि राजभवन में विधायक धरने पर बैठ गए हैं। तो राजभवन में धरने पर कांग्रेस के विधायक बैठ गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, राजभवन में नारेबाजी कर रहे हैं कांग्रेस के विधायक, धरने पर बैठे हुए हैं ये विधायक। तो राजभवन में धरने पर बैठ गए हैं कांग्रेस विधायक। तो ये सभी कांग्रेस विधायक वहां पर पहुंचे अशोक गहलोत के नेतृत्व में, और ये विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं।
राजभवन में नारेबाजी कर रहे हैं ये कांग्रेस के विधायक। ये बड़ी खबर है। तो विधानसभा सत्र को बुलाने की अपील की जा रही है लगातार अशोक गहलोत की ओर से। और उधर राज्यपाल कलराज मिश्र ने अभी कोरोना संकट का हवाला देते हुए इनकार किया है। तो ये खींचतान चल रही है और लोकतंत्र की एक और तस्वीर, लोकतंत्र की एक और नई परिभाषा। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है यहां पर राजभवन में। कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठ गए। तो राजभवन में नारेबाजी कर रहे हैं कांग्रेस विधायक। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं और संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं और संजीव कौशिक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव कौशिक, ये जो खबरें आ रही हैं और ये जो तस्वीरें आ रही हैं उसका जरा आकलन कीजिए, विश्लेषण कीजिए कि लोकतंत्र की नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश यहां पर हो रही है क्या? देखिए, जो कुछ सामने दिखाई दे रहा है बड़ा दिलचस्प मोड़ पे राजस्थान की राजनीति आ गई है। हाँ। पहली बार हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष में बैठा हुआ है वो बेकरार है कि हमें इजाजत मिले और किसी तरह से हम अपनी संख्याओं को सिद्ध कर पाएं, और राजभवन से इनकार किया जा रहा है। जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, हम भी समझ रहे हैं इसके क्या मायने हैं और आप भी समझ रहे हैं कि इसके मायने क्या है और देश की जनता भी समझ रही है। लेकिन ये अभूतपूर्व स्थिति जहां ये लगातार संख्याओं पे जिसकी सरकार गिरने की बात है वो बोल रहा हो कि नहीं, मुझे मौका दिया जाए और मैं अपनी संख्या दिखाऊं मैं आपको, और जिसके पाले में कुछ नहीं है वो लगातार इसको आगे टालने की कोशिश कर रहा है। तो देश की जनता ये खूब समझ रही है। बड़ा दिलचस्प मोड़ पे है अभी की राजनीति, और सामने हम लोगों को दिखाई दे रहा है जिस तरह से एक परेड करने की गुंजाइश। हालांकि मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया और जिस तरह से उन्होंने एक सख्त लहजे में उन्होंने राजभवन को भी कहा कि यदि इस तरह की बात होगी तो राजस्थान की जनता राजभवन के दरवाजे पर खड़ी मिलेगी या आ जाएगी। मैं समझता हूं कि ये इस बात का भी द्योतक है कि वो कितनी मजबूती के साथ अपने जगह पे खड़े हैं और उनको एहसास है। ठीक है कि कितने। ठीक है जी, एक मेहमान और जोड़ लेता हूं। संदीप चौधरी, आप थोड़ा सा विश्लेषण कीजिए इसका। देखिए अभितोष जी, जिस तरीके से अभी मेरे बहुत प्यारे साथी हैं संजीव कौशिक जी ने बात कही, मैं इनकी बात को आगे बढ़ा दूं। जिस तरीके का माहौल आज राजस्थान के अंदर बना है, जो कांग्रेस के अंदर लड़ाई आप सचिन पायलट और गहलोत साहब के बीच में देख रहे हैं, इस तरीके की लड़ाई हम काफी पहले उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह के बीच में। उससे हुआ क्या अभितोष जी, बहुत लंबे टाइम तक भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा, करीब 25-30 साल लग गए वापसी करने में। और आज सेम वही कहानी आप राजस्थान के अंदर देख रहे हैं। दोनों दिग्गज नेता हैं, एक बहुत पुराने हैं तो एक युवा हैं, और युवा होने के साथ साथ राजेश पायलट के बेटे हैं। लेकिन कहीं न कहीं गांधी परिवार का जो विश्वास गहलोत साहब में है वो सचिन पायलट में नहीं है, ये चीज भी साफ हो चुकी है। और ये लड़ाई कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर करेगी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आपको मालूम है जब भी कोई घर टूटता है, देश टूटता है, वो घर का भेदी लंका डालने वाली मजबूत किसे करेगी नुकसान? ये लड़ाई मजबूत किसे करेगी? क्या लोकतंत्र को मजबूत करेगी, जनता के भरोसे को मजबूत करेगी, सचिन पायलट को मजबूत करेगी, अशोक गहलोत साहब को मजबूत करेगी, या बीजेपी को करेगी? मजबूत किसे करेगी? अभितोष जी, जब टूट होती है तो उसका फायदा दूसरों को मिलता है, ये स्वाभाविक चीज है। आपने ये चीज अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर भी देखी, और मुझे लगता है उसी तरीके से जब घर का आदमी निकल के दूसरे के साथ जाके मिल जाता है तो वो अपने को कमजोर करता है, दूसरे को मजबूत करता है। अगर ऐसी स्थिति आएगी जो अभी हमें लग रहा है बहुत जल्दी आने वाली है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका नुकसान और खामियाजा उठाना पड़ सकता है। क्योंकि कांग्रेस का नुकसान यहां पर हो ही रहा है। जो जनता के बीच में जिस तरह से मैसेज जा रहा है वो तो जा ही रहा है, वो नकारात्मक मैसेजेस हैं। संदीप दुबे, आरोप बीजेपी पर भी यहां पर लगे, आपसी खींचतान है, कलह है, लेकिन अनुज आत्रे लगातार यहां पर निशाना साध रहे हैं बीजेपी पर। एक पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर? देखिए, मैं तो अनुज अत्रे जी के बात को और मजबूत कर देता हूँ, कांग्रेस के साथी हैं। देखिए, हम वहाँ विपक्ष में हैं और विपक्ष का काम आलोचना करने का नहीं है, आपके बुरे काम को देखने का है और उसको चेक एंड मैट करने का है। तो एक संवैधानिक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारा नैतिक धर्म है और कर्तव्य है कि अगर आप कुछ भी गलत करेंगे वहां आपकी गलती की आलोचना हम करेंगे। इसमें आपको गुस्सा करने की भी जरूरत नहीं है। आप भी राष्ट्रीय स्तर पे हमारी आलोचना करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। रही बात राज्यपाल को भला बुरा कहने का, देखिए गवर्नर का पद एक संवैधानिक पद है और हमें लगता है मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि मिल बैठ के बात करें
उनको तो गवर्नर साहब ने रोका नहीं है, वो बहुत प्यार करते हैं उनको, वो जाएं बैठ के बात करें और वो अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पे ठीक है संदीप दुबे, तो मैं आपके पास आता हूँ, एक बड़ी खबर से रूबरू करवा दूं, एक बड़ी खबर से रूबरू करवा दूं दर्शकों को। राज्यपाल ने साफ तौर से इनकार कर दिया है विधानसभा सत्र बुलाने से, क्योंकि यहां पर मांग की जा रही है अशोक गहलोत की ओर से, उनके विधायकों की ओर से कि विधानसभा सत्र बुलाया जाए, लेकिन राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने से साफ इनकार कर दिया है। तो इस वक्त की यह अहम खबर, ताजा अपडेट, राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने से इनकार किया है। कोरोना की वजह से यह इनकार हुआ है। राज्यपाल का कहना है क्योंकि कोरोना का ये वक्त चल रहा है इसलिए विधानसभा सत्र नहीं बुलाया जा सकता है। अशोक गहलोत और जो उनके 7 विधायक हैं वो सभी लोग राजभवन में पहुंचे हुए हैं, वहां पर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि विधानसभा सत्र बुलाया जाए सोमवार से, लेकिन साफ तौर पर राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने से मना कर दिया है। तो अहम खबर इस वक्त की, बड़ी खबर, राजस्थान की सियासी हलचल से जुड़ी हुई, सियासी भूचाल जो आया हुआ है उसमें एक और कड़ी जुड़ी, राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने से मना कर दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने से मना किया है और राज्यपाल ने कोरोना का हवाला दिया है और मांग ये अशोक गहलोत की ओर से हो रही है, उनके खेमे की ओर से हो रही है, उनके साथ में जो विधायक वहां पर पहुंचे हैं राजभवन में उनकी ओर से हो रही है कि अब सोमवार से विधानसभा सत्र बुलाया जाए। संदीप दुबे, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? राज्यपाल ने वहां पर इनकार कर दिया साफ तौर पर, कोरोना एक वजह है। वो अपने अधिकारों को उसको संरक्षित करते हुए किया है, तो हम तो ये कह सकते हैं कि गहलोत जी को इतनी बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे हाथ में भारत के संविधान का किताब भी है, मैं उसको पढ़ रहा हूं, तो ये राज्यपाल की शक्ति है, जो शक्ति का वो उपयोग कर रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि ये गैर संवैधानिक है। हमें लगता है कि चाहिए कि मुख्यमंत्री जी के को राज्यपाल जी से मिले, व्यक्तिगत तौर पे बात करें और वहां की जो भी परिस्थितियां उससे उनको अवगत कराएं, न कि इसको राजनीतिक महत्वाकांक्षा और इतने डरे घबराए हुए से मुख्यमंत्री जो दिख रहे हैं ऐसे उनको बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए। ये गलत संदेश जाएगा और कांग्रेस के लोग और इसको बढ़ावा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो जो मुख्यमंत्री उनका बेहतर काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये संविधान को तार तार करने वाला कार्य है और ये संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने वाला कार्य है। आज यही कांग्रेस इस बात पे उतर आई है कि इसको अपने अदालतों पे विश्वास नहीं है, इसको अपने पुलिस पे विश्वास नहीं है, देश के डॉक्टरों पे विश्वास नहीं है, कोरोना जैसी भयावह बीमारी से ये लड़ने में अक्षम है। आज राम मंदिर के विषय में भी मैं बता दूं, यही कांग्रेस है जो कोरोना को लेके नहीं सर, राम मंदिर पर आप भी बात नहीं करेंगे, राम मंदिर पर अभी नहीं करेंगे। संदीप दुबे अभी राम मंदिर को छोड़ देते हैं, 5 तारीख को उद्घाटन करने वाले राम मंदिर को छोड़ देते हैं। अभी राजस्थान में जो हलचल है उस पर रहिए, राम मंदिर छोड़ दें। अनुज यात्रे ठीक है। संदीप दुबे सभी मुद्दों बात मत कीजिए ना, जो असल मुद्दा है, जो अहम विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उसी पर रहिए। अनुज यात्रे, आप थोड़ा सा इस बात को समझाइए, राज्यपाल ने यहाँ पर साफ तौर पर इनकार कर दिया, क्या अब भी मांग जायज है मुख्यमंत्री की या इंतजार उनको थोड़ा सा करना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री बिल्कुल कॉम्पिटेंट है हमारे, काफी बात बाकी विधायक सरकार अस्थिर है, सरकार अपना बहुमत बड़ा और जीता जागता सबूत क्या होगा कि मुख्यमंत्री सारे विधायकों को लेकर राज्यपाल महोदय के पास चले और जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेरे पास बहुमत है, आप लीजिए, हम अपनी बहुमत सिद्ध करते हैं, तो आखिर क्यों ये जानबूझ करके जो है गवर्नर हाउस जो है आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का एक हाथों में कठपुतली का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। संवैधानिक संविधान का पालन करना चाहिए और अपने पद की गरिमा के अनुरूप काम करना चाहिए। और देखिए, किसी भी पार्टी राजनीतिक दल के हाथों में नहीं खेलना चाहिए। आज प्रश्न ये उठता है, राम मंदिर का प्रश्न करते हैं हम, तो ठीक है। नहीं, अनुज यात्रे आपसे भी गुजारिश है, राम मंदिर पर नहीं जाइए। देखिए, राज्यपाल यहाँ पर कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से वो विशेष सत्र, ये विधानसभा सत्र नहीं बुला सकते हैं और कई विधायकों को कोरोना है। अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं कि नहीं, किसी को कोरोना नहीं है, हम विधानसभा सत्र बुलाना चाहते हैं। थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकते हैं क्या? वो सब चीजों की व्यवस्था हो जाती है। कोरोना टेस्ट 2 घंटे में सबका हो सकता है, सबकी रिपोर्ट आ सकती है और उसके बाद केवल एक बहुमत सिद्ध करने के लिए एक विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके सरकार कहती है हम बुला लेंगे, उसमें राज्यपाल महोदय को क्या तकलीफ है ये बताएं। ठीक है, संजीव कौशिक ये समझाइएगा। सिद्ध करना चाहते हैं हमारा, अगर राज्यपाल को कोई डाउट है तो सरकार सबका अपना जो है कोरोना टेस्ट करवाने। संजीव कौशिक, बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर राजस्थान की सियासत पहुंच गई है।
राज्यपाल यहाँ पर मानने को तैयार नहीं, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि कोरोना काल है, इस वक्त हम सत्र नहीं बुला सकते। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ना तो उन्हें कोरोना है ना उनके विधायकों को कोरोना है। देखिए, संदीप दुबे जो बता रहे थे बिल्कुल सही बता रहे थे कि राज्यपाल की अपनी एक संवैधानिक छवि होती है और उनकी अपनी एक पहचान के साथ साथ अपने पावर होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि एक आम आदमी को यह जानने का अधिकार है कि यदि राज्यपाल महोदय ये कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से हम इस तरह के सत्र को नहीं बुला सकते या इस तरह से आहूत नहीं करने देंगे, तो राज्यपाल महोदय ये भी बता दें कि जब राज्यसभा में चुनाव होती है तो फिर लाइन लगा के लोग कैसे लाइन लगा लेते हैं और वो चुनाव कैसे संपन्न हो जाता है, या इससे पहले यदि कहीं और सरकार बनने और बिगड़ने की बात होती है तो फिर वहां पे कैसे सारे लोग खड़े हो जाते हैं। यदि एक सुन रहा था, मैं एक विधायक को सुन रहा था, वो स्पष्ट रूप से बता रहे थे कि यदि इस तरह की कोई संभावना भी है तो आप सारे विधायकों का चेक करा लीजिए, जांच करा लीजिए किसको कोरोना है किसको नहीं है, सारे लोगों को उसके आधार पे आप बुलाइए। ये पहली बात मैंने कहा कि सारे लोग इसके पूरे निहितार्थ को समझ रहे हैं। आप भी जान रहे हैं कि दो ध्रुवों में जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में ये रस्साकसी और भारतीय जनता पार्टी का ये एक ऐसा दाव जो सचिन पायलट के सहारे खेलने का प्रयास किया गया था वो उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से ये सारी कवायद हो रही है। यदि सचिन पायलट, पहली बात स्पष्ट है कि यदि सचिन पायलट होता है, महत्वाकांक्षा किसी के भी मन में हो सकती है, युवा है, तेज तर्रार है, उनको भी जगह मिलनी चाहिए, उनको नहीं, लेकिन संजीव कौशिक, अगर कांग्रेस के भीतर उनकी आपसी मंशा जब उन लोगों की टकराव हो रहा है मंशा पर और उनकी आपसी महत्वाकांक्षा में अगर टकराव हो रहा है तो बीजेपी फिर कैसे जिम्मेदार हो जाती है? मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है, ये थोड़ा समझाइए ना। उसी पे मैं आ रहा था कि निश्चित तौर पे उनकी यदि महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की वो महत्वाकांक्षा पाल ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन बात यह है कि आखिर आपके पास कितने लोगों की संख्या है। ये संख्याओं की राजनीति होती है और संख्याओं के आधार पे ही आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री जिस भी जगह पे आप पहुंचते हैं, एक संख्याओं के आधार पे ही आपकी भागीदारी बनती है। अभी भी 20 से ज्यादा लोग आपके पाले में नहीं है, फिर भी आप जिद पे अड़े हुए हैं। अब तो स्पष्ट हो गया कि आप मुख्यमंत्री, सीधी सी बात है कि यदि यही एक आधार है आकलन का कि मुख्यमंत्री कौन और उप मुख्यमंत्री कौन या मुख्यमंत्री के दावेदार ये है, स्पष्ट हो गया कि आप मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है। जो उन्होंने सोचा था और जिस तरह से उनको पीछे से पुश किया गया था कि आप जाएं, भारतीय जनता पार्टी ने एक वचन तो दिया था, उनको वादा किया था कि आप आएंगे, आपका शहीद हमारे यहाँ सम्मानजनक जगह दी जाएगी और साथ साथ आपको शामिल किया जाएगा, लेकिन फिर वही बात स्पष्ट रूप से कि संख्या कितनी लेके आएंगे, आपके झोली में कितनी संख्या होंगे, उस संख्याओं के आधार पर आपको जगह मिलने वाली थी साहब, और संख्या कुछ नहीं है, उस संख्या से कुछ होने जाने को नहीं है। तो एक ऐसे गेम में वो फंस गए कि पायलट ने अपनी जहाज को उड़ा दी, लेकिन उतारने के लिए जो जमीन बनाना था वो जमीन ही वो नहीं बना पाए। अब नतीजा ये है कि वो पेंडुलम के जैसे लटक रहे हैं, न इधर के रहे न उधर के रहे, विचाले सनम वाली बात हो गई है। अब राज्यपाल के ऊपर या जिस तरह की बात अभी आमने सामने आ गई है, ये देश की जनता, फिर मैं दोबारा दोहरा दूं कि भोली नहीं है, कि वो नहीं समझ पा रही है कि राज्यपाल महोदय जो कौन सा गेम खेल रहे हैं, इसके इशारे पर ये सारी गेम खेली जा रही है। जो ठीक है, देखिए ठीक है, वो ये बात बिल्कुल सही है आपकी, बिल्कुल जायज है ये बात, लेकिन अशोक गहलोत बार बार ये कह रहे हैं, इस लहजे को अच्छा क्या कहेंगे, इसका भी आकलन मैं संदीप चौधरी से करवाऊंगा कि अशोक गहलोत कह रहे हैं कि अगर जनता राजभवन को घेर लेगी तो फिर हमसे न कहिएगा। इसके पीछे क्या तर्क माना जाए, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इस तरह के शब्दों क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं वो? संदीप चौधरी, संजीव कौशिक, संदीप चौधरी से ये मैं जानना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से राज्यपाल को इसमें खींचा जा रहा है या हाईकोर्ट को खींचा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को खींचा जा रहा है, वहां तक ले जाने वाले इस लड़ाई को कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी है। सचिन पायलट को कह सकते हैं, आप अशोक गहलोत को कह सकते हैं, राज्यपाल तो कूद के इनके बीच में नहीं है। आज चीज उनके पास जा रही है। आपको अभितोष जी एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, जिस तरीके से मामला हाई कोर्ट में गया और इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की कि हाई कोर्ट में ये मामला न सुना जाए, इसको स्टे किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज के लिए मना कर दिया और वहां पे स्टे लगा दिया कि स्पीकर इनको बर्खास्त नहीं कर सकता, निरस्त नहीं कर सकता इनकी विधायकी को। तो ये चीजें आप हाईकोर्ट पे भी उंगली उठा सकते हो, आप कल सुप्रीम कोर्ट पे भी उंगली उठा सकते हो। आज इसी तरीके से राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, जिस तरीके से हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसी तरीके से अपर राज्यपाल का आता है। तो राज्यपाल के ऊपर इस तरीके से उंगली उठाना, ये भी हमारी गिरती भारतीय राजनीति का एक कहीं ना कहीं चरित्र चित्रण हमारे सामने पेश करता है। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। और आपको सबसे बड़ी एक चीज है अभितोष जी, इस पर ध्यान देना पड़ेगा, जो बिसात अशोक गहलोत ने बिछाई थी,
जिस तरीके से अपने ही डिप्टी सीएम के पास उन्होंने नोटिस भेजे और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम स्टार्ट हुआ, तो चीजें कांग्रेस की ही छेड़ी हुई हैं। और आने वाले टाइम में खुद अशोक गहलोत जी कहेंगे, अगर इस चाल में वो फंस जाते हैं कि हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था, हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी भी कम था। तो मैं संजीव कौशिक जी को कहना चाहूंगा, इसमें भाजपा को या दूसरे लोगों को दोष देने से ज्यादा जरूरी है कि अपने अंदर झांका जाए, अपना आत्ममंथन किया जाए। कांग्रेस हाईकमान को सोचना पड़ेगा, राजस्थान कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, कहां अशोक गहलोत ने गलती की है, कहां सचिन पायलट से नाराजगी थी, घर की लड़ाई को घर में बैठ के सोल्व क्यों नहीं किया गया। आज हम कभी गवर्नर के ऊपर उंगली उठाते हैं, कभी हाईकोर्ट के ऊपर उठाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी की, वो सब तो सेकेंडरी चीज थी। सबसे पहले आपको अपना घर ठीक करना चाहिए था। लेकिन अब बात निकल गई और बात दूर तक जाएगी। और जिस तरीके से अशोक गहलोत की जो आपने लैंग्वेज नोट की, उससे पता चलता है कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं वीकनेस से सामने निकल के आ रही है। क्योंकि आज की तारीख में केंद्र सरकार का भी सपोर्ट कहीं ना कहीं इस चीज में आ गया है। सचिन पायलट खुद को मजबूत करने की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने उनको स्टे दे दिया है। तो चीजें अभी आपको देखनी होंगी, अभी खत्म नहीं हुए है राजस्थान का ड्रामा, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। और मुझे लगता है डे बाय डे जिस तरीके से अभी विधानसभा सत्र बुलाने को गवर्नर ने रोक दिया है, तो अशोक गहलोत के चारों तरफ से फंसते नजर आ रहे हैं। ठीक है, संजीव कौशिक कुछ कहना चाह रहे थे। जी सर बोलिए। जी, मैं सिर्फ यही कह रहा था कि बड़ी आसानी से अभी चौधरी जी ये बात बता रहे थे कि राज्यपाल के अधिकारों की बात बता रहे थे। हम खूब जानते हैं, यदि कांग्रेस पार्टी या गहलोत यदि ऐसा कोई आरोप लगा रहे हैं, या मैं भी यदि कोई आरोप लगा रहा हूं, या इस तरह की बात मैं कर रहा हूं कि स्थिर करने का प्रयास किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो वो बीच में है कि वो ऑडियो टेप भी जारी है, उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। और ऑडियो टेप की जहां तक बात हुई, यदि वो गलत ही था तो एक बार सिंपल सैंपल देते, आवाज की एक नमूना दे देते, आप बात खारिज हो जाती, वहीं पे स्पष्ट हो जाता कि ये वो फर्जी था, ये बात ही स्पष्ट हो जाती लोगों के बीच में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो सच सामने आना चाहिए लोगों के बीच में नहीं आ पाता है। होता यह है कि आप बंद कमरे में लोकतंत्र का गला चाकू से धीरे धीरे रेतते हैं, और कोई खिड़की से देख ले तो आप कहेंगे कि निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। आप एक दूसरा दाव चल देते हैं कि नहीं, यहाँ फोन टेपिंग का मामला, एक अलग नई कहानी आप कर देते हैं, जबकि मूल जिससे उपजी हुई ये कहानी है उसको आप नेपथ्य में छोड़ देते हैं। सवाल यह है कि जो हो रहा था, जैसा किया गया, क्या लोकतंत्र को अस्थिर करने का प्रयास किया गया, चुनी हुई सरकार को जिस तरह से अस्थिर करने का प्रयास किया गया, अहम मसला तो ये था, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन चर्चा किसी और चीज पर हम करने लगे कि नहीं ये गलत हुआ, फोन टेपिंग कराती है सरकार। अरे सरकार, आप अभी से लेकर के पूर्व की बात कर रहे हैं और वर्तमान की सरकारों की बात कर रहे हैं। फोन टेपिंग कोई इतनी बड़ी चीज नहीं हो गई कि नहीं होती है, इनकार सारे करते हैं, लेकिन होता सब जगह है। पूर्ववर्ती सरकारों की भी बात कर रहे हैं, आज की भी सरकारों की बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन संजीव कौशिक इस बात को कि ये शुरुआत जो हुई आपसी खींचतान से हुई कि नहीं हुई, ये निजी महत्वाकांक्षा की लड़ाई है कि नहीं है? और ये अभी से नहीं, ये खींचतान तो उस वक्त से थी जब वहां पर चुनकर आई कांग्रेस, और उसके बाद कि मुख्यमंत्री पद पर कौन विराजमान होगा, मुख्यमंत्री कुर्सी किसे मिलेगी, उस दिन से लड़ाई शुरू हो गई। भाई अशोक गहलोत कहा यह जा रहा था कि सचिन पायलट ने बहुत ज्यादा मेहनत की, 5 साल तक उनके चेहरे पर वहां पर वोट मांगते रहे, और जैसे ही वो चेहरा जीत कर आया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया। अमितोष जी, सचिन पायलट ने 5 साल यदि बहुत मेहनत की, तो आपको नहीं लगता है कि सचिन पायलट को उम्मीद से ज्यादा मिला? 26 साल की उम्र में सांसद बनते हैं, 30 साल की उम्र में वो मंत्री बन जाते हैं, 35 साल की उम्र में किसी प्रदेश का अध्यक्ष बन जाते हैं, 40 साल की उम्र में उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। आप प्रधानमंत्री की भी लालसा पाल लीजिए, लेकिन आप जो कर रहे हैं उसके आधार पर क्या वाकई आपको नहीं मिल रहा है, तरजीह नहीं दी जा रही है, ये महत्वपूर्ण है। क्या 20 विधायकों को अपने पाले में स्पष्ट रूप से रख के दम खम ठोक के जो तरजीह अगर मिल रही होती तो फिर वो नाराज क्यों होते? तरजीह अगर मिल रही होती इतना नाराज क्यों होते? आप ही हमें बता दीजिए कि जिसके पाले में 20 एमएलए भी नहीं हो, वो दम खम ठोक के कहे कि हमें आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, किस बेस पे? ये कौन सा आधार है? आप महत्वाकांक्षा पाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी तरह से सरकारों को अपदस्थ करेंगे और इसी तरह से अहिंसा का वातावरण बना रहेगा। तो ठीक, आज अशोक गहलोत साहब के पास अगर सारे विधायक हैं तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों है? विधानसभा सत्र अगर सोमवार की बजाय बुधवार को बुला लिया जाए या अगले हफ्ते बुला लिया जाए तो उन्हें फिर क्या दिक्कत है? वो सभी लोग उस वक्त भी साथ ही रहेंगे, तो उनकी कुर्सी तो सुरक्षित है। चलिए संदीप दुबे, ठीक है सर, आता हूं संदीप दुबे। बीजेपी का फायदा ही फायदा है इस मामले में। आपसी खींचतान कांग्रेस के भीतर हुई, वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भिड़ गए, लड़ गए, और फायदा आपको उठा। हुआ कि नहीं हुआ फायदा? ये फायदा नुकसान वाली बात नहीं है, ये नुकसान हो रहा है। नहीं, नुकसान की बात ही नहीं कर रहा, नुकसान तो जनता का हो रहा है। कांग्रेस ने इस देश की राजनीति का किया है, और राजनीति को जितना बदनाम करने की कांग्रेस के लोगों ने काम किया, हमें लगता है कि
धरती पे दूसरा कहीं किसी देश में इस तरह की पार्टी नहीं है जितना बदनाम करने की कोशिश। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। सीधे सीधे अनुच्छेद जो है 163 जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो साफ साफ जो राज्यपाल को शक्तियां हैं कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होता है। तो अगर गवर्नर असंवैधानिक कोई काम करे तो टिक्का करिए, टिप्पणी करिए, उनकी खिलाफत करिए, अच्छी बात है, लोकतंत्र है। लेकिन अगर वो कोई संवैधानिक काम कर रहे हैं तो कम से कम आप उस संविधान का गला तो ना घोटिए। दूसरी बात, एक मुख्यमंत्री स्वयं स्वीकार करता है कि उसका उप मुख्यमंत्री सालों तक उससे बात ही नहीं करता, मिलता ही नहीं है। तो ऐसी परंपरा क्या भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर डाली कि अपने अधीनस्थों से बात मत करो, अपने मंत्री परिषद से बात मत करो, अपने विधायकों से बात मत करो, अपने विधायकों की समस्या मत सुनो, आम जनता की जो तकलीफें हैं मुख्यमंत्री तक ना पहुंचे? क्या ये काम सारा भारतीय जनता पार्टी ने किया? आप इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दोष दे रहे हैं? अरे भाई, आप फूटे हुए पहले हो, टूटे हुए पहले हो, आपने अपनी संरचना बेहतर ढंग से नहीं की, आप जनता के बीच आपकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है, आपके अपने ही लोग आप पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इसकी भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। तो कांग्रेस को ये क्यों लेकिन नहीं फायदा यहाँ पर हुआ, है फायदा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। क्या वो गंगा नहा लेगी या ठीक धुल है जाएगी? संदीप दुबे, लेकिन उसको फायदा यहाँ समझना पर है भारतीय कि जनता अगर वो पार्टी को ही बेहतर होगा। आने वाले कल में रहना भी चाहती है कि कोई कांग्रेस एक पार्टी या नाम ले तो उसको स्वयं में सुधार करना पड़ेगा, अपने अंदर बेहतर प्रदर्शन करके जनता को बताना पड़ेगा कि मैं कांग्रेस हूँ। लेकिन कांग्रेस को इससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस को सिर्फ लेना देना इस बात से है कि भारतीय जनता पार्टी उसको चलने नहीं दे रही है, करने नहीं दे रही है, खाने नहीं दे रही है। जबकि कांग्रेस के सारे लोग सुबह से लेकर शाम तक हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी की बुराई करते हैं, गाली देते। इसके अलावा ये अपने अंदर झांक के देख लिया होता तो आज जो कांग्रेस अपनी दुर्दशा के लिए रो रही है, ये काश दुर्दशा नहीं होती। अनुज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, मैं बोलूंगा, ठीक है अनुज, मुझे पत्रकार होने के नाते मुझे बोलना पड़ेगा कि वो जब भी बात करते हैं, यही इस देश का दुर्भाग्य हो गया है कि हम चाहे राजनीतिक विश्लेषक हों या पत्रकार हो, हम पक्षकार बन के बात करते हैं। आज जरूरत है हम कोई पक्षकार बने बगैर जो सत्य है, सत्य को कहने की साहस जुटा के अपनी बात रखे और वो बात रखे जो आम जनता के लिए। संदीप दुबे, मुझे दुख होने दीजिए, संदीप दुबे, सत्य को देखने के दो नजरिए होते हैं, बात सत्य होनी चाहिए। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और किस पहलू को, किस पक्ष को आप देख रहे हैं, यह भी सत्य को देखने का एक तरीका होता है। संदीप दुबे, इस बात को आप भी समझिए, पत्रकार के तौर पर आप कह रहे हैं इस बात को समझिए कि पत्रकार किस सत्य को देख रहा है। दोनों सत्य को एक साथ देखेंगे तो जनता किस सत्य को देख रही है। अनुज आत्रे कुछ कह रहे हैं। अनुज आत्रे, आपकी आपसी खींचतान का फायदा बीजेपी को तो होगा ही होगा यहां पर, तो आप पहले घर की जो लड़ाई थी उसको आपने घर के भीतर ही क्यों खत्म नहीं कर दिया? वो सड़क तक क्यों पहुंची, बाहर क्यों पहुंची? इसका जवाब तो दीजिए। देखिए, वो कुछ कारण रहे होंगे, निश्चित तौर पे उन कारणों के लिए हम पार्टी चिंता कर रही है, विवेक कर रही है। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि उन कारणों को पैदा करने के पीछे कारण कौन है। आज आखिर क्यों एक ऐसा उसी प्रदेशों में कारण पैदा हो रहा है जहां जहां पर हमारी सरकारें हैं, वहीं पर क्यों फूट डालने का काम किया जा रहा है? आखिर वहीं क्यों फूट हो रही है? और जहां जहां सरकारें नहीं है वहां नहीं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, दूसरे दलों की सरकार आई है, वहीं कुछ ना कुछ के जयचंद जैसे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पीछे रास्ते से घुसते हैं और जो है आग में घी का काम करते हैं डालने का, फिर कहते हैं हमारा तो कोई लेना देना नहीं। आज इनके प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का आज ये बयान आया है कि अगर परिस्थितियां बनती है तो हम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हैं। अरे आप पहले अपने घर की तो लड़ाई देख लीजिए। आज के महारानी चौहान तो कांग्रेस के साथ इस वक्त ज्यादा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उन्होंने तो पहले बगावत का राजस्थान में घर की लड़ाई से ही बाहर लड़ाई पहुंची है और तभी तो मौका मिला है पड़ोसियों को हस्तक्षेप करने का। या तो कोई चुटकी लेगा या कोई तंज कसेगा। वो बगावत का झंडा लिए तैयार बैठी है इसके खिलाफ। कैसे संदीप चौधरी और ये बोलते हैं। ठीक है संदीप चौधरी, ये भारतीय जनता पार्टी, देखिए यहाँ पर कांग्रेस के भीतर जो लड़ाई हुई वो बाहर पहुंच गई, वो सड़क पर पहुंची, घर के बाहर पहुंची, तो मौका तो मिलेगा ही यहाँ पर पड़ोसियों को तंज कसने का। अब अशोक गहलोत इतने ज्यादा नाराज है, सचिन पायलट को उन्होंने कुछ कहा, उन्होंने बीजेपी को कहा, उन्होंने राज्यपाल पर भी निशाना साधा, तो वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं वो एक सूबे के। क्या उनके मुंह से ये भाषा शोभा देती है? भाषाई स्तर तो वो बनाकर रख सकते हैं। देखिए अभितोष जी, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन कांग्रेस का ये कल्चर बन चुका है। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल अशोक गहलोत जी ने किया, उसके पहले कांग्रेस के कई बड़े नेता, अगर आप कहो तो मैं नाम लेके भी बताऊं, बल्कि मैं तो कहूंगा सीधा दूसरे नेताओं का नाम लेना तो बात की बात है। पहले तो राहुल गांधी कह चुके हैं कि देश के प्रधानमंत्री को डंडे से मारेंगे लोग।
आपको याद होगा हाल ही में, उसके पहले पाकिस्तान में जाके कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि इसका इलाज करना है, इसकी सरकार गिराओ। तो पता नहीं क्या क्या कांग्रेस के बयानों में भी रोशनी डाल दीजिए ना। ये इस प्रकार के बयानबाजी से 2014 से पहले किसी कांग्रेस के लीडर ने या किसी भाजपा के नेता ने ये जब से 2014 से मौजूदा राजनीति का जो है एक आईना बदला है, जब से ये जो है गुजरात के दो नेताओं का जो है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो है पदार्पण हुआ है, तब से भाषाओं का चलन और स्तर गिरा है या नहीं गिरा है, बता दीजिए। उससे पहले कांग्रेस के किसी आप नेता को बता दीजिए इनके खिलाफ, और किसी अन्य नेता कभी आज तक अडवाणी जी के लिए, अटल जी के लिए, मुरली मनोहर जोशी जी के लिए, जसवंत सिन्हा जी के लिए और अन्य नेताओं के लिए कभी किसी भी प्रकार की कोई भाषा का प्रयोग किया, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी प्रयोग किया? हम तो उनकी भी बात करते हैं कि उन्होंने भी कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। लेकिन जब से ये माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने जिस प्रकार से हल्की भाषा का प्रयोग करना शुरू किया है, तो आप जैसा बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वही पाएंगे। आपको कितना सुन लेगा जब आप लगातार हल्की बातों का प्रयोग करते हैं, लगातार आप जो है दूसरे नेताओं का आप मान सम्मान नहीं रखते हैं, राजनीति का स्तर आप गिरा रहे हैं, अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं रखते, दूसरे की मर्यादा का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आप कैसे बचेंगे? फिर आप दूसरे को आईना दिखाने का आप हकदार नहीं है। ठीक है, संजीव कौशिक जी। अमितोष जी, मैं दोनों लोगों का जो तहरीर है वो मैं सुन रहा था। यदि भारतीय राजनीति में गिरती हुई भाषाई मर्यादा के बारे में चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि 1 घंटे अलग से आपको बिल्कुल उस पर फिर अलग चर्चा हो जाएगी सर, उस पर बात नहीं करेंगे। बिल्कुल सही ट्रैक पर आप गए। हाँ, उस पर चर्चा करेंगे और देश शीर्ष स्तर पर बैठे हुए उन लोगों की भी चर्चा होगी जिन लोगों ने डीएनए से लेकर के उन तमाम तरह की बातें करी है और देश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलकर के राजनीति करने की बात जो की गई थी, उन सारे चीजों की चर्चा होगी। तो वो कहीं और हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे, उसके बारे में चर्चा नहीं करें। मूल बात यह है कि यदि अशोक गहलोत ने इस तरह की कोई बात कही है जिसके बारे में अभी चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि लोग आके बैठ जाएंगे, आखिर एक मुख्यमंत्री अपने आप को इस तरह से पंगु क्यों महसूस कर रहा है? उस प्रदेश की जनता क्या वाकई इस तरह के उठापटक और रस्साकसी से खुश है? संजीव कौशिक अपनों की वजह से महसूस कर रहा है, क्या ये कहना गलत होगा? तो नहीं, मैं वही कह रहा था कि उस प्रदेश की जनता इस तरह की रस्साकसी में जिस तरह से सारे कार्य अस्त व्यस्त हो गए हैं, उस पर निश्चित तौर पे उस प्रदेश की जनता बहुत ज्यादा दुखी है और ये माकूल वक्त नहीं था इस तरह से अफरा तफरी का माहौल पैदा करने का। सरकारें यदि चल रही हैं तो अस्थायी रूप से चलने देनी चाहिए थी। जिस तरह से पायलट ने एक गलतफहमी पाल ली, ये गलतफहमी मैं इसलिए कहता हूँ कि उन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया ऐसे लोगों के भरोसे जो उनके किसी काम के नहीं रहे और उन्हें भी किसी काम का नहीं छोड़ा। तो ये गलतफहमी पाल ली जिसकी वजह से आज स्थिति पैदा हुई है। निश्चित तौर पे कोरोना का काल चल रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में सरकार को, किसी भी प्रदेश की सरकार की हम बात कर लें, उसको अभी उन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत थी। यदि इधर डाइवर्ट नहीं होते या इन मुद्दों पर नहीं फंसते, जाहिर सी बात है कि अशोक गहलोत कोई और काम कर रहे होते और देश की प्रदेश की जनता के लिए वो समर्पित होते। लेकिन आज सरकार बचे नहीं बचे वह की स्थिति, कभी राज्यपाल के दरवाजे पर, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, ये तमाम तरह की बातों में जो समय व्यर्थ हो रहा है और इस रस्साकसी में ये भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह से पैसे की भी बर्बादी हो रही है। आप किसी 5 स्टार होटल में इस तरह से, चाहे दोनों जगह की बात हम कर ले, और उस बीच में ये जब खुलेआम आपको दिखाई दे, पहली बार ये भी सुनने को कि घोड़े भी कम से कम रेस में अपनी कीमत नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि हमारी कीमत ज्यादा लगनी चाहिए, 25 करोड़ 30 करोड़ की बात हो रही है। तो ये जो सामने दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा दुखद ये है। और इसमें यदि कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी संलिप्त होते हुए दिखाई दे रही है तो देश की या प्रदेश की जनता इसलिए ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रही है क्योंकि ये लोग सुचिता की राजनीति करने वाले लोग थे। ये लोग कुछ नया करने आए थे, पुराने से कुछ बेहतर करने आए थे। पुराने वाले पे तो लगातार इस तरह की बात चलती ही चली जा रही थी या उसके आरोप लगा के ये लोग काबिज हुए थे। सचिन पायलट का यही तो कहना है कि जनता पहली बार उस वक्त उसने ठगा हुआ महसूस किया कि उनके चेहरे पर वोट दिया गया और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। अब वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो जनता इस वक्त इसलिए ठगा हुआ महसूस कर रही कि ठीक है अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब सरकार अगर इस डगमगाई स्थिति में है, सरकार इस तरह से स्थिति में फंसी हुई है और जब वो खुद को ही नहीं संभाल पा रही है तो जनता के लिए कैसे फिर कुछ काम कर पाएगी? जितनी बड़ी राजनीति में अमितोष जी बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जितनी बड़ी आपकी संख्या होती है, भागीदारी होती है, उसी के अनुसार आपको सीटों पे भी काबिज कराया जाता है, दिलाया जाता है। यह कहने में कोई गुरेज नहीं है, इसमें शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। आप 20 और 25 अभी स्पष्ट है कि कितने लोग आपके साथ हैं और उसके आधार पे आप चाहते हैं कि आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। किस बेस पे आप बताइए ना,
यदि आधा भी अब तोड़ने की बात करते, आधे लोग भी होते तो हम 2 मिनट के लिए मान लेते कि नहीं, संख्या बराबर बराबर मामला है, आला कमान ऊपर से हस्तक्षेप करे। लेकिन 20 लोग आपके साथ नहीं है स्पष्ट रूप से, और उसके बदौलत यदि आप चाहते हैं कि आप जो चाहेंगे वही होंगे, मैं समझता हूं कि आप अपनी कीमत ज्यादा नहीं आंक रहे हैं, आप सपने में जी रहे हैं। आप हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। यदि हकीकत से वास्ता होता तो आपकी संख्याओं की राजनीति को समझते और माकूल वक्त का इंतजार करते, शायद आपकी स्थिति, आपकी ताकत इससे ज्यादा मजबूत होती, तब आप ये कदम उठाते ज्यादा बेहतर होता। संदीप चौधरी, ये समझाइए कि सचिन पायलट अपनी कीमत यहां पर ज्यादा आंक रहे हैं, क्योंकि मौजूदा परिस्थिति में सचिन पायलट के साथ विधायक बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा, बहुत ऊंची है, ये माना जाए। अभी तो जी यहाँ पे चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। महत्वाकांक्षा ज्यादा नहीं है। अगर महत्वाकांक्षा ज्यादा होती तो वो आदमी उस टाइम जब इलेक्शन हो रहे थे, वो प्रदेश अध्यक्ष था, वो अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को टिकट दिला सकता था और ज्यादा से ज्यादा विधायकों को जिता के ला सकता था। लेकिन सचिन पायलट पार्टी के प्रति समर्पित होकर काम कर रहे थे, ईमानदारी से काम कर रहे थे, लेकिन उनके साथ राजनीति की गई। आपको याद होगा उस टाइम पे गहलोत साहब को केंद्र में बुलाया, संगठन में बुलाया गया, राष्ट्रीय संगठन मंत्री उनको बनाया गया और सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। चेहरे बनाए गए कि प्रदेश से जो 3 बार के मुख्यमंत्री हैं उनको दिल्ली में बुला लिया गया है। सबको ये मैसेज था पूरे राजस्थान में, पूरे देश में, कि गहलोत साहब अब केंद्र की राजनीति करेंगे और राजस्थान की राजनीति अब सचिन पायलट के हाथ में होगी। इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एंड टाइम पे जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार की जो आस्था का विषय था, या कोई दूसरे रीजन भी हो सकते हैं, कि जो राहुल गांधी की टीम के, कोर टीम के जो लोग हैं, चाहे वो सचिन पायलट हो चाहे सिंधिया साहब हो, अगर वो लोग मुख्यमंत्री बनने लगेंगे तो कहीं ना कहीं जो लोगों का एक विश्वास है, जो लोगों का जुड़ाव है, वो राहुल गांधी की तरफ से इन लोगों में जाएगा। क्योंकि ये युवा है, काम करने की स्टेमिना है, बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो इन लोगों को होल्ड कर दिया गया और पुराने लोगों को फिर से मौका दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये पुराने और युवा नेता के बीच की लड़ाई है जो आज हम सचिन पायलट उनके ग्रुप थे और गहलोत जी उनके ग्रुप के थे। ये गलत आपका विश्लेषण है, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ, ना मैं इससे इत्तेफाक रखूंगा, ना इस बात को हम आपकी जो है स्वीकार करेंगे। नहीं, ये युवा टीम जो चेहरे थे, और मुख्य रूप से ये स्पष्ट रूप से ये 2 चेहरे थे कि ये राहुल गांधी की टीम के चेहरे हैं, उनके युवा प्रतिनिधित्व के चेहरे हैं, ये कहा गया, ये माना गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष थे, उसके बाद हमारे नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं। तो एक एक कांग्रेस का नेता, एक एक कांग्रेस का व्यक्ति, एक एक कांग्रेस का वर्कर, सब उनके टीम के थे। कौन सा ऐसा था जो कह रहा था कि हम उनकी टीम के लिए, चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे सचिन पायलट जी हो, या और भी अन्य नेता, क्या जो कांग्रेस से संबंधित है वो हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम का अपने आप ही हो गया। लेकिन कुछ लोगों का अपना राजनीतिक आकलन अपने हिसाब से उसकी परिभाषा बदल देते हैं सोचने का, ये चीज गलत है, ये चीज नहीं बोलना चाहिए। ये क्या कहीं से ऑन रिकॉर्ड आपको बात आई है, ये अपनी दिमागी उपज के हिसाब से एक सुनी सुनाई बात को जो है इस तरह से अफवाह उड़ा देना और चैनल पे बैठ करके बोल देना, मुझे लगता है ये उचित नहीं। सचिन पायलट जी को उनके हिसाब के, उम्र के हिसाब से, उनके अनुभव के हिसाब से पार्टी ने बहुत कुछ दिया। उनको डिप्टी सीएम ऐसे बताया कि आज तक किसी ने इतनी कम उम्र के व्यक्ति को, नेता को डिप्टी सीएम नहीं का पद दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी ने किसी को बनाया? लेकिन यही बात आज प्रधानमंत्री बना दिया। आज सुनिए मेरी बात, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री क्यों बना दिया? निश्चित तौर पर बनाया। कांग्रेस की पहल है, ये कांग्रेस ही इस प्रकार के जो है निर्णय ले सकती है, युवाओं को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थोड़ा सा उधर भी घुमा लेते आप, जरा आप अपना विश्लेषण थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी कर लेते। जिन लोगों ने पार्टी को सींचा बड़ा किया, जिन लोगों ने आज नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को अडवाणी जी कहां पर ये संदीप दुबे इस बात को समझा देंगे, संदीप दुबे इस बात को समझा देंगे कि बीजेपी की राजनीति कांग्रेस की राजनीति से अलग कैसे बनने का उनका जो हकदार थे वो उनको सांसद का टिकट तक। ठीक है सर, जब पार्टी की बात है संदीप दुबे से पूछ लेते हैं, वो शायद समझा सके इस बात को, जो आपके सवाल है उसका जवाब शायद दे सके कि बीजेपी की जो राजनीति है वो अलग कैसे है कांग्रेस की राजनीति से। संदीप दुबे की राजनीति इसलिए भी इम्पोर्टेंट है और इसलिए अलग है कि भारतीय जनता पार्टी में ही कार्यकर्ता ऐसे हैं जो राष्ट्रवाद के नाम पे, वंदे मातरम के नाम पे अपना सारा जीवन दे देते हैं। हमें राष्ट्रवाद दिख गया आपका, गलवान घाटी में राष्ट्रवाद देख लिया है देश की जनता ने। दूसरा, वंदे भारत भी आपका देख लिया, वंदे मातरम भी देख लिया, जो वंदे मातरम और राष्ट्रवाद
उसके बाद राष्ट्रवाद के पता नाम चल पर आप जाएगा लोगों कि ने क्या देश सही को क्या तोड़ गलत रखा है। है। कहिए कि जरा चुप हो जाए, जब आपके राष्ट्रवाद अनुज जी चुप हो जाए। अरे हमारे चुप बिहार नहीं में कर सकते कहावत आप, है, आप विपक्ष की बहुत आवाज को अच्छी बहुत कहावत चुप है, कराते हैं संदीप सब जी, कुछ आपने क्लियर हो बहुत जाएगा। मैं आवाज एक दबा लाइन ही दी। अब बोलना आपका चाहता हूँ, बात मुझे 10 देश सेकंड की दे जनता दीजिए और विपक्ष प्लीज। आपके कांग्रेस दबाव के में में धमकाए में यही नहीं आ अंतर है, सकता। अभी आप यही अंतर धमकाने आपको का दिख प्रयास जाएगा कि मत करें, कांग्रेस हमको और धमका भारतीय करके जनता चुप पार्टी कराने का में क्या प्रयास न अंतर करें। है। अब चुप रहने यही का अंतर काम नहीं है। वंदे यही भारत अंतर है, मातरम यही आपकी अंतर है देन जो नहीं आप थी। अंतर देख वंदे रहे मातरम हैं, एक पूरी बहुत ही देश देख पवित्र रही शब्द होगी, है, बोलने जो नहीं कि दे रहे। देश की स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदे मातरम का गाना गाया था। अभी आप तुरंत जैसे ही ढोंगी कहिए, और 2 मिनट पाखंडी हमें और भी जो देंगे। देशद्रोही मुझे लोगों के सिर्फ हमको अच्छा नहीं लगता है। ये लाइन जो बोलना है, एक लाइन देशभक्ति की बोलना है। बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं और राष्ट्र की पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। चाइना हमारी सीमा में 18 से 20 किलोमीटर तक घुसाया और आप कहते हैं कि चाइना हमारे बात देश हो में गई, नहीं घुसा है। और आप खत्म राष्ट्रवाद बात की आपकी बात करते हैं। खत्म। ठीक है, आप अनुज चाइना यात्रे, चाइना अभी अनुज यात्रे। 1.5 किलोमीटर पीछे नहीं हुआ और आपने यहाँ पे बात तालियां करेंगे ना, अभी बजानी शुरू कर दी राजस्थान कि पे हमने बात चाइना कर को लीजिए, पीछे कर दिया बात और कर आज लीजिए सामने खुलकर राजस्थान के आ रहा है पे। कि सभी चाइना इश्यूज नहीं में पीछे राहुल जी हुआ है। बोल रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की प्लीज परिभाषा गुस्साइए है नहीं। आपकी। आप अनुज जी गुस्साइए नहीं प्लीज। मैं जो बात कह रहा हूँ एक देखिए लाइन मैं नहीं कहना गुस्सा चाहता रहा हूँ, सिर्फ हूँ 10 भाई, सेकंड। ये पूरे मुझे देश 10 की सेकंड जनता तो के बोलने दिल में दीजिए। सवार अभी है आपके लिए। नहीं सर, इस समय तो राजस्थान की जनता गुस्से में होगी, आप लोग मत सब गुस्से गुस्से में में आइए। अभितोष जी, राजस्थान की सिर्फ जनता अभितोष जी, गुस्से में होगी। मुझे 10 जो सेकंड दुखी बोलना हो उन्होंने गए क्या पड़ेगा सोचा था, और हो क्या रहा है इसलिए वहां बोलना पर। पड़ेगा कि हमारे मित्र जो हैं कांग्रेस को डिफेंड बहुत अच्छे से कर रहे हैं, राहुल जी को डिफेंड कर रहे हैं। मेरे बिहार में एक कहावत है चलनी और सुख की। बार बार लोग वहां यही कहते हैं कि जब चलनिया हो ना वो सुखवा के कहे लेकिन तोरा में 20 छेद, तोरा में 20 छेद, तोरा में 20 छेद। तो यही कोई स्थिति बात नहीं, कांग्रेस हमारे की है। सेना कांग्रेस आपने अपने कितने छेद अंदर है? आपने कुछ तो पूरा अच्छा छेद करने ही की छेद है। सोचे, आप अपनी लोग तो सुधार झूठ करें, चल रही बेहतर है। होगा। आप हम लोग तो अपने को बराबर बेहतर करते रहने की कोशिश करते हैं और ये प्रेरणा हमें भारत के प्रधानमंत्री से मिलता है कि हमें कैसे देश के लिए जीना है, अपने समाज के लिए जीना है और अपने आप का जो नैतिक स्तर पे कैसे हमें मजबूत भारत को सर, करना नैतिकता कायम होना राजनीति है। में बची हम कहाँ सब लोग है अपने प्रधानमंत्री और से भाषा में सीखते हैं। नैतिकता मैं कहाँ कहूंगा दिखती अनुज जी भी है। राहुल बहुत गांधी बहुत जी बहुत से बहुत कुछ शुक्रिया सीखें। आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भाषाई नैतिकता में गिरावट यहाँ पर ठीक है, और उसके बाद राजनीति में खींचतान भी क्या ठीक है। जनता परेशान हो रही है, जनता पिस रही है, और जनता का पिसना क्या ठीक है, क्योंकि वो वोट डालने जब जाती है तो वो चाहती है कि जो भी सरकार आए, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उनका साथ दे, उनके विकास के लिए काम करे। लेकिन यहां तो खुद का विकास होने लगा। बहरहाल अभी चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए नवतेज टीवी। मुझे कोरोना से कितना खतरा है? कोरोना से डरो ना, सीधे आरोग्य सेतु पर चले आओ ना। अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो तुरंत ही आपको अलर्ट मिल जाएगा। नहीं है तो टेंशन मत करो ना, कोरोना का एक्यूरेट ट्रैकिंग करता है ये ऐप। ऊपर से हर राज्य के हेल्प डेस्क नंबर्स दिए गए हैं यहां पर। आप बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना। छोटा हो या बड़ा, हर फोन में होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप। जब खबरों का शोर हो, जब सियासत का जोर हो, जब अपराधियों की धरपकड़ हो जारी, जब बारिश, बाढ़ और बीमारी पड़ रही हो, लोगों की जिंदगी पर भारी, तो आपको भी जरूरत है सही खबरों की, जो आपको मिलती हैं यहां। यहां खबरों में रफ्तार भी है और धार भी। यहां होता है खबरों का पूरा विश्लेषण। यहां खबरें होंगी सियासी गलियारों की, यहां खबरें होंगी अपराध जगत की। हर बड़ी खबर से होंगे आप रूबरू। देखिए न्यूज टाइम शाम 6 बजे सोमवार से शुक्रवार सिर्फ नवतेज टीवी पर। यहां खबरों में रफ्तार भी है और धार भी। यहां होता है खबरों का पूरा विश्लेषण।
यहाँ खबरें होंगी सियासी गलियारों की, यहाँ खबरें होंगी अपराध जगत की। हर बड़ी खबर से होंगे आप रूबरू। देखिए न्यूज़ टाइम शाम 6 बजे सोमवार से शुक्रवार सिर्फ नवतेज टीवी पर। यहाँ खबरों में रफ्तार भी है और धार भी। यहाँ होता है खबरों का पूरा विश्लेषण। यहाँ खबरें होंगी सियासी गलियारों की, यहाँ खबरें होंगी अपराध जगत की। हर बड़ी खबर से होंगे आप रूबरू। देखिए न्यूज़ टाइम शाम 6 बजे सोमवार से शुक्रवार सिर्फ नवतेज टीवी पर। यहाँ खबरों में रफ्तार भी है और मुझे कोरोना से कितना खतरा है? कोरोना से डरो ना, सीधे आरोग्य सेतु पर चले आओ ना। अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो तुरंत ही आपको अलर्ट मिल जाएगा। नहीं है तो टेंशन मत करो ना, कोरोना का एक्यूरेट ट्रैकिंग करता है ये ऐप। ऊपर से हर राज्य के हेल्प डेस्क नंबर्स दिए गए हैं यहां पर। आप बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना। छोटा हो या बड़ा, हर फोन में होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप। मुझे कोरोना से कितना? जब खबरों का शोर हो, जब सियासत का जोर हो, जब अपराधियों की धरपकड़ हो जारी, जब बारिश, बाढ़ और बीमारी पड़ रही हो, लोगों की जिंदगी पर भारी, तो आपको भी जरूरत है सही खबरों की, जो आपको मिलती हैं यहां। राजस्थान का सियासी बवाल अब धरने पर पहुंचा। राज्यपाल ने सत्र बुलाने से किया इनकार, कहा कई विधायक हैं कोरोना संक्रमित। हाईकोर्ट के स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगाने के आदेश के बाद गहलोत का बयान, दबाव में है राज्यपाल, हमारे विधायकों को बीजेपी ने बना रखा है बंधक। शेखावत का पलटवार, छल कपट जनता देख रही है। भूमि पूजन पर रोक लगाने वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की खारिज। 5 अगस्त को होगा भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन। हत्याकांड में सीएम लोग की लापरवाही बरतने के आरोप में तत्कालीन डिप्टी एसपी समेत 11 अफसर सीतापुर के सिपाही और वायरल को ना परेशान तो बोल दूंगा। क्या ये सुबह 8 बजे क्या हो गया सर? अभी खान बड़े बाबू सर हम। नमस्कार, नवतेज अमाउंट होटल में उन्होंने ये कहा कि कई विधायक कोरोना संक्रमित हैं, लेकिन अशोक गहलोत साहब और उनका खेमे का कहना है कि कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं है, सत्र बुलाया जाना चाहिए। तो सियासी बवाल धरने पर पहुंच गया है, धरना प्रदर्शन हो रहा है और उधर स्पीकर ने जो नोटिस दिया था राजस्थान हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। तो यथास्थिति वहां पर बनी रहेगी। एक राहत पायलट गुट को मिली है और दूसरी ओर धरना प्रदर्शन की स्थिति है। मांग की जा रही कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, लेकिन राज्यपाल साफ तौर पर इनकार कर चुके हैं। तो सत्र बुलाने से मना किया राज्यपाल ने। धरना प्रदर्शन, ये देखिए विधायक जो हैं ये पहुंचे हुए हैं वहां पर और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग ये है कि सत्र बुलाया जाए। इनकी मांग ये है कि सोमवार से विधानसभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए, लेकिन राज्यपाल की ओर से साफ इनकार कर दिया गया। वजह कोरोना बताई गई। राज्यपाल ने कहा कि कई विधायकों को कोरोना है, इस वजह से वो सत्र नहीं बुला सकते हैं।
लेकिन अशोक गहलोत ये आरोप लगा रहे हैं कि उन पर किसी भी तरह का दबाव है। तो अशोक गहलोत के इन आरोपों में कितना दम है, इसका कोई सबूत तो उनके पास नहीं है, लेकिन हाँ, उनके जो आज बातें थी, उनके जो बयान थे, उसमें तल्खी साफ तौर पर नजर आई। एक धमकी भरा लहजा भी उनका नजर आया। उन्होंने कहा कि अगर राजभवन को जनता घेर ले तो फिर न कहना। तो धरना प्रदर्शन और दूसरी ओर स्पीकर के नोटिस पर स्टे, अशोक गहलोत तिलमिलाए हुए हैं। अशोक गहलोत का कहना है कि विधानसभा का सत्र क्यों नहीं बुलाया जाता, वजह स्पष्ट है। वो कह रहे हैं कि दबाव में है राज्यपाल। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, आज की सबसे बड़ी सियासी हलचल, राजस्थान की सियासत से जुड़ी सबसे ताजा अपडेट यह है कि धरना प्रदर्शन चल रहा है। विशेष सत्र, विधानसभा सत्र यहां पर बुलाने की मांग की जा रही है। कई विधायक कोरोना संक्रमित है, राज्यपाल का यह कहना है, और इसी तर्क के साथ वो विधानसभा सत्र नहीं बुला रहे हैं, साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। तो राज्यपाल ने सत्र बुलाने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। राज्यपाल ने कहा कि कई विधायक कोरोना संक्रमित हैं। तो जिस तरह से राजस्थान की अब सियासत में भूचाल आया हुआ है, उसके बाद ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि जनता का वहां पर भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो वक्त जनता के लिए योजनाएं बनाने का, उन योजनाओं को लागू करने का था, वो वक्त आपसी खींचतान में, आपसी रस्साकशी में निकला जा रहा है। तो राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य की सियासी हलचल भी तेज हुई है। राज्यपाल से मुलाकात से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ऊपरी दबाव के कारण असेंबली नहीं बुला रहे। पूरी जनता देख रही कि आखिर राजस्थान में हो क्या रहा है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट गुट के विधायक वापस आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बंधक बनाकर रखा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार को अस्थिर करने के लिए बीजेपी निचले स्तर पर जाकर राजनीति कर रही है। आयकर, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई के छापे मारे जा रहे हैं। ऐसा नंगानाज देश के अंदर कभी नहीं देखा जो आज देखने को मिल रहा है। अशोक गहलोत ने राज्यपाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोग सोमवार से विधानसभा शुरू करना चाहते हैं, वहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, हमें कोई दिक्कत नहीं। चिंता हमें होनी चाहिए, सरकार हम चला रहे हैं, परेशानी वो हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि हम राज्यपाल से मिलकर उनको कहने जा रहे हैं कि आप किसी के दबाव में ना आए। ये उस वक्त की बात है जब राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो क्या कुछ और कहा है अशोक गहलोत ने उस वक्त, वो हम आपको सुनाते हैं, क्योंकि मौजूदा हालात ये हैं कि राजभवन में विधायक पहुंचे हुए हैं उनके साथ और वो वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन राजभवन निकलने से पहले क्या कुछ अशोक गहलोत ने कहा था, वो हम आपको सुनवाते हैं। कैबिनेट के फैसले के बाद में हमने माननीय राज्यपाल महोदय को कल पत्र भेज के रिक्वेस्ट करी कि हम चाहते हैं कि असेंबली के सेशन बुलाएं और उसके अंदर डिस्कशन करें सारी पॉलिटिकल सिचुएशन को भी, कोरोना को भी, और लॉकडाउन के बाद में जो स्थिति बनी है आर्थिक रूप से, उसको भी। हमें उम्मीद थी कि रात को ही वो आदेश जारी कर देंगे असेंबली बुलाने के। रात भर इंतजार किया पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया उनका। पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि हो क्या रहा राजस्थान के अंदर। सब व्यथित है, दुखी है, परेशान है, क्योंकि राजस्थान की ऐसी कभी परंपरा रही नहीं है इस प्रकार से तोड़ फोड़ करके सरकार गिराने की। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा, 2 मौके आए थे भैरव सिंह शेखावत के वक्त में, जब उनके साथी सरकार गिरा रहे थे, तब मैं खुद गया तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के पास में। बलिराम भगत साहब जो राज्यपाल महोदय थे, उनको मैंने कहा कि ये परंपरा राजस्थान में है नहीं, हम साथ नहीं देंगे। उस पर मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी था। ये तमाम बातें आपके डोमेन के अंदर है। ये पूरा खेल जो है, ये भारतीय जनता पार्टी, उनके नेताओं के षड्यंत्र है, जैसे उन्होंने कर्नाटक में किए थे, जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में किए थे और राज्यों में किए, आप सबको मालूम है। राजस्थान में करना चाहते हैं। राजस्थान में
पूरी प्रदेश की जनता हमारे साथ है, विधायकगण हमारे साथ है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं, इस बार जो मैनेजमेंट हुआ कोरोना का, जहाँ जीवन बचाने की बात है, जीवन बचाने की चुनौती हमारे सामने है। ये भयंकर महामारी है कोरोना की, लड़ने का वक्त है। शानदार हमने मैनेजमेंट किया, पूरे देश में वाहवाही हो रही है। हमने विपक्ष को भी साथ लिया, धर्म गुरुओं को साथ लिया, एक्टिविस्ट को साथ लिया, आम जनता साथ दिया। कैश काइंड हमने खूब डिस्ट्रीब्यूट किए, शांति बनी रही, पब्लिक ने साथ दिया हमारा। ऐसे माहौल में सरकार को टॉपल करने का षड्यंत्र करने में बीजेपी की भूमिका जो है, आप समझ सकते हो किस नीचे स्तर पर जाके राजनीति देश में हो रही है। तो बता दें कि इससे पहले आज सचिन पायलट गुट को राजस्थान के हाईकोर्ट से राहत मिली। विधानसभा स्पीकर की ओर से दिए गए नोटिस पर स्टे लगा दिया गया, यानी कि विधानसभा स्पीकर विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे। हालांकि अन्य मामलों को लेकर अब भी हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। आगे की सुनवाई में इस मामले पर कानून पर चर्चा की स्पीकर के एक्शन लेने पर स्टे लगाया है। वहीं सीएम गहलोत ने चिट्ठी लिखकर राज्यपाल से विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की। राजस्थान में पल पल बदलती सियासत के बाद बीजेपी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। तो पायलट गुट को एक बड़ी राहत यहां पर मिली है। हाईकोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगाया है। हाईकोर्ट ने मौजूदा स्थिति को बरकरार रखा है। बागियों की अयोग्यता पर फैसला स्पीकर अब करेंगे। तो केंद्र को पक्षकार बनाने की याचिका भी मंजूर कर ली गई। इसके अलावा हाईकोर्ट में यह कहा जा रहा है कि आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। तो बागियों की अयोग्यता पर फैसला स्पीकर करेंगे, यह कहा गया है कोर्ट के फैसले में। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब जबकि हाईकोर्ट ने स्पीकर सीपी जोशी के नोटिस पर स्टे लगा दिया, तो इस नोटिस और विधानसभा का सत्र बुलाकर सीएम अशोक गहलोत बागी विधायकों पर दबाव बनाना चाहते थे। अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है और सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई सोमवार को होनी है। तो सीएम गहलोत की इस मामले में मुश्किलें बढ़ेंगी। हाईकोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगाया है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, वो क्या निर्देश देता है, उसके बाद अशोक गहलोत अगला कदम उठा सकेंगे। हालांकि अशोक गहलोत अभी पूरे दलबल के साथ अपने समर्थक विधायकों के साथ पहुंचे हुए हैं और वहां पर राजभवन और वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि विधानसभा सत्र बुलाया जाए। लेकिन राज्यपाल की ओर से साफ इनकार कर दिया गया है। एक बड़ी ना हो गई है उनकी ओर से। ये कहा गया है कि कोरोना की वजह से ये सत्र नहीं बुलाया जा सकता है, संभव नहीं है। लेकिन अड़े हुए हैं अभी भी अशोक गहलोत, उनके समर्थक। इधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने अयोध्या ढांचा विध्वंस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई की विशेष अदालत में अपना बयान दर्ज करवाया। इससे पहले गुरुवार को बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी का बयान विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किया गया। जोशी ने अपने बयान में कहा कि वो निर्दोष हैं, पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है, उन्हें फर्जी तरीके से फंसाया गया। जोशी से कुल 1050 प्रश्न पूछे गए, लेकिन ज्यादातर सवालों के जवाब में उन्होंने मामले को राजनीति से प्रेरित होना बताया। उन्होंने कहा कि गवाहों ने झूठे बयान दर्ज करवाए। सबूत के तौर पर अदालत में दाखिल किए गए समाचार पत्रों की खबरों का खंडन करते हुए जोशी ने कहा कि गलत खबरों को विवेचना में शामिल किया गया। साक्ष्य में दाखिल वीडियो कैसेट्स को भी फर्जी बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे छेड़खानी हुई है, राजनीतिक दबाव में गलत ढंग से विवेचना कर झूठे साक्ष्य संकलित किए गए। जोशी ने कहा कि वो अपने को निर्दोष साबित करने के लिए समय आने पर साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। तो अयोध्या ढांचा विध्वंस मामले में बयान दर्ज हो गया है। लालकृष्ण आडवाणी का बयान दर्ज हुआ है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, चूंकि ये कोरोना काल है इसलिए बाहर निकलना संभव नहीं है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने अपना बयान दर्ज किया है। तो राम जन्मभूमि आंदोलन के ये मुख्य वहां पर समर्थक थे, अगुवाई कर रहे थे, तो उनका बयान अब दर्ज कर लिया गया है। अयोध्या ढांचा विध्वंस ये मामला है, इस मामले में बयान दर्ज हुआ है लालकृष्ण आडवाणी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो राम जन्मभूमि आंदोलन के एक तरह से नायक रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी। अगुवाई उन्होंने की उस आंदोलन की, उस आंदोलन के नेता रहे। यही वजह है कि इनका बयान काफी मायने भी रखता है।
तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई के आगे इन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया है। इसके अलावा मुरली मनोहर जोशी, उनसे भी पूछा गया, उनसे 1050 प्रश्न पूछे गए थे, तो उनका भी बयान दर्ज हुआ। तो लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उनके बयान दर्ज हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इधर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली के साकेत गोखले ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर पीआईएल भेजी थी। पीआईएल में कहा गया था कि भूमि पूजन कोविड-19 के अनलॉक 2 की गाइडलाइन का साफ साफ उल्लंघन है। तो भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग फिलहाल खारिज। भूमि पूजन को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। 5 अगस्त को भूमि पूजन की तारीख तय हो चुकी है। तो कई बाधाएं भूमि पूजन को लेकर अभी भी यहां पर आ रही हैं एक एक करके सामने। इससे पहले यह कहा गया कि मुहूर्त सही नहीं है और इसमें जनमत की राय ली जाए, जन की राय ली जाए। इसके बाद फिर एक पीआईएल दाखिल की गई हाई कोर्ट में, एक जनहित याचिका दाखिल की गई और इसमें यह मांग की गई कि अभी अनलॉक 2 की प्रक्रिया चल रही है और कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से यह समय ठीक नहीं है, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। महाराज जी, आपका नवतेज टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से 5 अगस्त डिसाइड की गई है, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने का आगमन की तैयारियां चल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे समाचार भी आ रहे हैं, कुछ ऐसे बयान चल रहे हैं। शंकराचार्य जी ने बयान दिया कि ये डेट अशुभ है, सही नहीं है, तो क्या कहेंगे आप इसके लिए? क्या कहना है आपको? देखिए, जिस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा थी, जिसके लिए वर्षों से संघर्ष किया गया, पीढ़ियां हमारी कई व्यतीत हो गई, कितने लोग जो है राम आंदोलन के जो है कितने लोग ने प्राणों को गंवा दिया और कितने लोग स्वर्गवासी हो गए। तो वह शुभ घड़ी जो है 5 अगस्त है। वैसे भी 5 अगस्त जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता का दिवस बन गया है, क्योंकि पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर की अनुच्छेद 370 को इसी 5 अगस्त को हटाया गया था। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाया गया था। तो भारतीय एकता अखंडता का दिवस और साथ ही ये अध्यात्म से भी जुड़ गया, क्योंकि ये जो 5 अगस्त आने वाली है, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब अपने हाथ से प्रथम फावड़ा चला करके भूमि पूजन करेंगे, आधारशिला रखेंगे। इस दिन की प्रतीक्षा के लिए कितना हम लोगों ने तपस्या किया है, कितना राम भक्तों ने कुर्बानियाँ दी है, कितने दिन तक लोगों ने तमाम पूजा पाठ इत्यादि किए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो कांग्रेस पार्टी 70 साल से देश विरोधी कार्यों में लगी थी, जातवाद और परिवारवाद की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करती रही है, लड़ाने की राजनीति करती रही है और पत्थरबाजों का सपोर्ट करती रही, देश जलाने वालों का सपोर्ट करती रही, टुकड़े टुकड़े गैंग का सपोर्ट करती रही है, देश विरोधियों का सपोर्ट करती रही, देश विरोधी नारा लगाने वालों का सपोर्ट करती रही है। ऐसी कांग्रेस पार्टी जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व पर जिसने एक सवाल खड़ा किया, प्रभु श्री राम को जिसने काल्पनिक तक कह दिया, उस कांग्रेस पार्टी के इशारे पर जब देश में शंकराचार्य के पद पर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जो कहते हैं कि वह अशुभ है 5 अगस्त का भाद्रपद अशुभ है, वो दिन बहुत अच्छा नहीं है, तो लगता है कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती नमक का कर्ज अदा करने के लिए कांग्रेस की गुलामी की मानसिकता से ग्रस्त हो गए हैं और देश के गौरव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मंदिर के लिए जहां निर्माण में धर्माचार्य को आगे आना चाहिए, वहां एक शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती विरोध की भाषा बोल रहे हैं। ये बिल्कुल 100% सत्य है कि उनके आने के बाद में अयोध्या के स्वरूप में और यहाँ के जो कुंड है, तालाब है, जो पौराणिक स्थल है, जो पुराने शिव मंदिर है, तो राम मंदिर के साथ साथ मेरा मानना है कि पूरा अयोध्या जिला एक बार जगमगा जाएगा, चमक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ जगत गुरु परमहंस महाराज जी जो कि तपस्वी 40 है, उन्होंने 12 से 14 दिन अनशन पे भी रहे राम मंदिर निर्माण की लड़ाई में, काफ़ी इन्होंने दिक्कतें भी उठाई और आज शायद उनकी ये मेहनत रंग ला रही है। अयोध्या से तुफाइल अहमद, नवतेज टीवी। और बात करेंगे कोरोना की। देश में कोरोना हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर करीब 50,000 नए केस सामने आ गए और 740 लोगों की जान चली गई।
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह जारी अपडेट के मुताबिक देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 12,87,945 हो गया, जिसमें 30,601 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि अब तक 8,17,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 44,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,54,00,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। 23 जुलाई को ही 3,52,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए थे। कोरोना से सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य है वो है महाराष्ट्र। यहां कुल मरीजों का आंकड़ा 3,47,000 से ज्यादा है। अब तक 12,854 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से अब तक 1,94,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,40,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यहां कुल मरीजों का आंकड़ा 1,92,000 को पार कर गया है, जिसमें 3,232 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 1,36,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 52,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। तो 24 घंटे में कोरोना से 740 लोगों ने दम तोड़ दिया। 50,000 नए केसेस सामने आ गए हैं। तो हर रोज के हिसाब से 50,000 के हिसाब से मामले सामने आ रहे हैं। तो हर 2 दिन में 1 लाख केस देश में सामने आ रहा है। कल 45,000 के आसपास मामले आए, अब 50,000 के आसपास मामले आए। 24 घंटे के भीतर आने वाले ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। 740 लोगों ने 24 घंटे के भीतर दम तोड़ दिया है। ये चौंकाने वाले, डराने वाले मामले हैं। भयावह स्थिति है। यही वजह है कि सावधानी बरतने की आपको बेहद जरूरत है। तो देश भर में कोरोना के रिकॉर्ड नए केस सामने आए हैं। तो 24 घंटे में कोरोना के 50,000 नए मामले सामने आए। और खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से। यहां पर लैब टेक्नीशियन संजीत यादव के अपहरण के बाद हत्या के मामले में यूपी सरकार ने सख्त कार्रवाई की। शासन ने कानपुर में तैनात आईपीएस अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिण कानपुर नगर अपर्णा गुप्ता, तत्कालीन सीओ मनोज गुप्ता, पूर्व एसओ थाना बर्रा रंजीत राय और चौकी इंचार्ज राजेश कुमार समेत 11 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि बर्रा के लैब टेक्नीशियन संजीत यादव की हत्या और अपहरण के चौथे दिन ही कर दी गई थी। गुरुवार रात 2 बजे एसएसपी दिनेश कुमार ने हत्याकांड का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पनकी निवासी कुलदीप पूरे मामले का मास्टरमाइंड था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। हत्याकांड में शामिल कल्याणपुर की महिला और सचेंडी के 2 युवक भी पकड़े गए। बाकी फरार आरोपियों की तलाश में टीमें दबिश डाल रही। तो सख्ती दिखाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्कालीन डिप्टी एसपी समेत 11 अफसर निलंबित कर दिए गए। एएसपी अपर्णा गुप्ता भी निलंबित कर दी गई हैं। शव को तलाशने के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो तत्कालीन डिप्टी एसपी समेत 11 अफसर सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ आरोपी गिरफ्तार किए गए और बाकियों की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है, दबिश डाल रही, रेड डाल रही है। तो शव को तलाशने के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कानपुर हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई यहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। कई अधिकारियों पर गाज गिरी है। डिप्टी एसपी से लेकर सीओ और थाना अध्यक्ष, ये लोग नप गए हैं। इसके अलावा और बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। दूसरी ओर आरोपियों की धरपकड़ जारी है। मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। उसके बाकी साथियों की तलाश में पुलिस जगह जगह रेड डाल रही है, दबिश डाल रही है। तो कानपुर हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। तत्कालीन डिप्टी एसपी समेत 11 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है, या आदेश भी जारी कर दिया गया। लिए पूरे दिन भर हो गया। दिन भर से यही बताते चले आए कि आज पूरा खोल के रख देंगे। अभी आ रहे, अभी बुला रहे, आधा घंटे में बुला रहे, 10 मिनट में बुला रहे। आप तैयार रहना, आप हम बुलाएंगे, वहीं आ जाना आप लोग। कौन आपसे बराबर बात कर रहा है? ये एसओ साहब और सीओ साहब से बात। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि अरे पुलिस बिल्कुल खिलवाड़ खेल रही है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। और ये हमारे साथ में बहुत तमाशा हो रहा है। अब हम जो करेंगे वो हम पुलिस को बताएं। बेटे को गायब हुए 1 महीने से ज़्यादा। अब आपको क्या लग रहा है कि बेटे की स्थिति क्या होगी? अब स्थिति जो बेटे की होगी वही स्थिति हम अपनी करे लिए दे रहे हैं। क्या मांग करते हैं प्रदेश सरकार से? अब क्या मांग करेंगे? अब जो हमें करना है वो हम कर ही ले। अब हमारे बच्चे नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे यहाँ रह के?
कप्तान सर ने भी टाइम दिया था, 4 दिन का दिया था, आज 12 दिन हो गए। अभी वो शासन दे रहे हैं कि खा पी के सो जाइए। जिसका भाई लापता है, जिसका बेटा लापता है, जिस माँ का बच्चा लापता है, वो खा पी के सो सकते हैं। हमें दिन रात यही आश्वासन दिया जाता है। पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कछुए की चाल चल रहे हैं, एक जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज क्या हुआ? आज सुबह से ही यही आश्वासन दे रहे थे कि बस केस खुला रखा है, बस केस खुला रखा है। रात में 9 बजे कॉल करके कहते हैं अभी पूछताछ चल रही है। क्या लग रहा है भाई के बारे में, क्या लग रहा है आपको? पता नहीं मेरा भाई किस परिस्थिति में होगा, किस हाल में होगा, अभी कुछ नहीं बता सकते। जिम्मेवार मानते हैं इसका? पुलिस प्रशासन को मानते हैं। अब हमें किसी पे भरोसा नहीं है। अब हमें इतना कप्तान सर पे भरोसा है, उन्होंने बहुत तसल्ली दिलाई, उन्होंने भी कुछ नहीं किया इतने दिनों में। आपने बोला था कि आप तब बताएंगी कि आपके बैग में उसमें कितना पैसा था जब आपका जी, भाई आ जाएगा। जी। अब क्या लग रहा है, क्या कितना पैसा था, क्या बताना चाहते हैं कुछ ऐसा? जी पूरा पैसा था। मैं अभी कह रही हूँ कि मेरे भाई आ जाएगा, मैं सब बताऊंगी, लेकिन जब भाई ही नहीं आ रहा है तो हम लोग जी के क्या करेंगे? अब हम लोग भी आत्मदाह करेंगे। जब भाई नहीं रहेगा तो हम 3 लोग जी के क्या करेंगे, किसके लिए जिएंगे? और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, अब बड़ी सियासी खबर आ रही है। तो प्रदेश अध्यक्ष को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी सियासी हलचल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हिरासत में ले लिया गया है। तो संजीत यादव के परिवार से मिलने जा रहे थे अजय कुमार लल्लू। जिस परिवार का भी आप बयान सुन रहे थे, परिजनों की आप बात सुन रहे थे, उन्हीं से मिलने के लिए जा रहे थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो हिरासत में लिया गया है उन्हें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हिरासत में लिया गया। ये अहम खबर है इस वक्त की। ताजा अपडेट इस मामले में, संजीत यादव के परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे अजय कुमार लल्लू। तो इस मामले में सियासत भी गरमाई हुई है और सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्षी दल टूट पड़े हैं और सवाल उठा रहे हैं कि मौत का जिम्मेदार कौन है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, जिन्हें फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया। संजीत यादव के परिवार से मिलने के लिए वो जा रहे थे और साफ तौर पर यह निर्देश था कि परिजनों से मिलने कोई भी सियासी पार्टी का नुमाइंदा न जाए। संजीत यादव जा रहे थे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है बीच में ही रोककर। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, ताजा अपडेट इस मामले में। संजीत यादव के परिवार से मिलने जा रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, जिनको हिरासत में लिया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, संजीत यादव के परिवार से मिलने जा रहे थे लल्लू। तो अजय कुमार लल्लू को बीच में ही रोका गया है, उन्हें समझाया बुझाया गया, वो नहीं माने तो उनको हिरासत में लिया गया है। तो अजय कुमार को हिरासत में उस वक्त लिया गया जब वो अपने समर्थकों के साथ संजीत यादव के परिजनों से मिलने के लिए जा रहे थे। जाहिर है अब वो पहुंचते वहां पर तो सियासत और ज्यादा गरमाने वाली थी। नितिन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए। नितिन, क्या जानकारी मिल रही है, कितने लोग उनके साथ मौजूद थे अजय कुमार के साथ? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कानपुर में अपहरण के बाद हत्या हुई है संजीत यादव की, उसके बाद से कांग्रेस लगातार हमलावर है। सबसे पहले प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके योगी सरकार पर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हमला बोला है और कहा है उत्तर प्रदेश में जंगल राज व्याप्त है। उसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, वो अपने तमाम नेताओं के साथ में अगुवाई करते हुए पहले तो प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में धरने पर बैठे और योगी सरकार का कर्मकांड किया है, उन्होंने पिंडदान किया है और ये कहा है कि बुद्धि शुद्धि यज्ञ जो है आने वाले समय में कराया जाएगा। उसके बाद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाकर के जो अजय कुमार लल्लू हैं वो अपने तकरीबन डेलीगेशन के साथ में कानपुर जाना चाहते थे ताकि जो संजीत यादव के जो परिजन हैं, जो पीड़ित परिजन हैं, उनसे मुलाकात कर सकें और वो बता सकें कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है और आने वाले समय में कांग्रेस उनकी रहनुमाई बन सकती है। लिहाजा जैसे ही खबर प्रशासन को पता चली, भारी तादाद में पुलिस बल जो है कांग्रेस मुख्यालय पर एकत्रित हो गया और जैसे ही अजय कुमार लल्लू अपनी गाड़ी के साथ में कानपुर के लिए रवाना हुए, उनको पुलिस गिरफ्तार करती है और उनको पुलिस की जीप में बैठा करके पुलिस लाइन ले जाया जाता है। तकरीबन अजय कुमार लल्लू के साथ में दर्जन भर कार्यकर्ता भी गिरफ्तार हो गए हैं। अभी इन सभी को छोड़ा नहीं गया और बताया जा रहा है कि कांग्रेस के जितने पदाधिकारी हैं उनको रोकने को लेकर के वो उग्र ना हो, आने वाले समय में प्रदर्शन न करें, उसको देखते हुए यूपी कांग्रेस का जो प्रांगण है उसको चारों ओर से पुलिस ने घेर रखा है और भारी तादाद में पुलिस बल वहां पर तैनात है। बिल्कुल, पुलिस बल की वहां पर तैनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन इस तमाम जानकारी के लिए। संजीत यादव के परिवार से मिलने जा रहे थे अजय कुमार लल्लू, उनको रोक लिया गया, हिरासत में लिया गया है।
जाहिर है कि वहां पर वो पहुंचते तो सियासत और ज़्यादा गर्माती है और सियासी हलचल और ज़्यादा तेज़ होती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर विपक्षी दलों को एक बड़ा मौका मिला है कानून व्यवस्था को जरिया बनाकर सरकार पर निशाना साधने का। इससे पहले पत्रकार की हत्या में भी तमाम सियासी पार्टियों ने ट्वीट्स किए थे और प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा था। एक और हत्या के बाद इस वक्त कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है उत्तर प्रदेश की कि यहां पर सुरक्षित आखिर कौन है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए नवतेज टीवी। मुझे कोरोना से कितना खतरा है? कोरोना से डरो ना, सीधे आरोग्य सेतु पर चले आओ ना। अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो तुरंत ही आपको अलर्ट मिल जाएगा। नहीं है तो टेंशन मत करो ना, कोरोना का एक्यूरेट ट्रैकिंग करता है ये ऐप। ऊपर से हर राज्य के हेल्प डेस्क नंबर्स दिए गए हैं। यहां पर आप बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना। छोटा हो या बड़ा, हर फोन में होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप। मुझे कोरोना से कितना खतरा है? कोरोना से डरो ना, सीधे आरोग्य सेतु पर चले आओ ना। अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो तुरंत ही आपको अलर्ट मिल जाएगा। नहीं है तो टेंशन मत करो ना, कोरोना का एक्यूरेट ट्रैकिंग करता है ये ऐप। ऊपर से हर राज्य के हेल्प डेस्क नंबर्स दिए गए हैं। यहां पर आप बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना। छोटा हो या बड़ा, हर फोन में होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप। मुझे कोरोना से कितना खतरा है? कोरोना से डरो ना, सीधे आरोग्य सेतु पर चले आओ ना। अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो तुरंत ही आपको अलर्ट मिल जाएगा। नहीं है तो टेंशन मत करो ना, कोरोना का एक्यूरेट ट्रैकिंग करता है ये ऐप। ऊपर से हर राज्य के हेल्प डेस्क नंबर्स दिए गए हैं। यहां पर आप बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना। छोटा हो या बड़ा, हर फोन में होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप। जब खबरों का शोर हो, जब सियासत का जोर हो, जब अपराधियों की धरपकड़ हो जारी, जब बारिश, बाढ़ और बीमारी पड़ रही हो, लोगों की जिंदगी पर भारी, तो आपको भी जरूरत है सही खबरों की, जो आपको मिलती हैं यहां। जब खबरों का यहां खबरों में रफ्तार भी है और धार भी। यहां होता है खबरों का पूरा विश्लेषण। यहां खबरें होंगी सियासी गलियारों की, यहां खबरें होंगी अपराध जगत की। हर बड़ी खबर से होंगे आप रूबरू। देखिए न्यूज स्ट्राइक शाम 6 बजे सोमवार से शुक्रवार सिर्फ नवतेज टीवी पर। यहां खबरों में राजस्थान का सियासी बवाल अब धरने पर पहुंचा। राज्यपाल ने सत्र बुलाने से किया इनकार। कहा कई विधायक हैं कोरोना संक्रमित। हाईकोर्ट के स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगाने के बाद गहलोत का बयान, दबाव में है राज्यपाल। हमारे विधायकों को बीजेपी ने बना रखा है बंधा। शेखावत का पलटवार, छल कपट जनता देख रही है।
भूमि पूजन पर रोक लगाने वाली याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की खारिज। 5 अगस्त को होगा भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन। कानपुर लैब टेक्नीशियन हत्याकांड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी कार्रवाई। लापरवाही बरतने के आरोप में तत्कालीन डिप्टी एसपी समेत 11 अफसर सस्पेंड। और सीतापुर के सिपाही और एडीजी पीएसी के बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल। आला अधिकारियों को सुनाई परेशानी तो बोले मारूंगा थप्पड़। सुबह 8 बजे क्या हो गया सर? अभी नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पब्लिक लाइव। मैं हूं आपके साथ अक्षय। शाम के 4:30 बज चुके हैं और वक्त है आपकी राय जानने का। आज हम बात करने जा रहे हैं पुलिस की कारगुजारियों की, जो लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। पुलिस की एक ऐसी ही लापरवाही ने एक शख्स की जान ले ली। तो वही सीतापुर में एक कांस्टेबल का एक बड़े अधिकारियों को फोन करना महंगा साबित पड़ा। बदले में उसे मिला तो सिर्फ अपमान। दरअसल पुलिस का चेहरा दिनों दिन उसके कारनामों की वजह से बदनाम होता जा रहा है। पुलिस की इन्हीं कारगुजारियों से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि पुलिस की बाहुबलियों से यारी बुलंद होते हैं। कुछ ऐसे घटनाक्रम हाल के दिनों में सामने आए हैं जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पुलिस के कारनामों की वजह से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है, जिस पर हम अपने दर्शकों की राय, उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक लाइव आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर दिन ऐसे विषय अपने दर्शकों के बीच में लेकर आते हैं जिस पर आम जनता की राय जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है। एक ऐसा मंच अपने दर्शकों को हम प्रदान करने की कोशिश करते हैं जिसके माध्यम से शासन प्रशासन तक बैठे लोगों तक आप भी अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं। और चलिए, सबसे पहले आपको एडीजी और एक सिपाही के बीच में किस तरह की बातचीत होती है, ये ऑडियो वायरल होने के बाद से अब जिस तरह से हड़कंप मचा है, सबसे पहले वो बातचीत का कुछ अंश हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। जी सर। कौन? आरक्षी रंजीत कुमार सर, सेकंड बटालियन से बोल रहा हूँ सर। किससे बात करनी? एडीजी साहब से करना सर। क्या आग लगी है सुबह 8 बजे? क्या हो गया सर? अभी खान बड़े बाबू सर हमको परेशान कर रहे हैं सर, वेतन नहीं लगा। तमीज कहीं का 10 बजे के बाद फोन करना, मारूंगा थप्पड़ खींच के। या तो अधिकारियों का अपने मातहतों से रवैया किस तरह का है, ये बातचीत का अंश हमने आपको सुनाया कि कैसे बड़े अधिकारियों से बातचीत करने पर उन्हें रिवर्ट मिलता है। सिपाही जो अपनी परेशानियों को अपने बड़े अधिकारी से बताना चाह रहा था, लेकिन अधिकारी का रिस्पॉन्स किस तरह से मिलता है, ये तमाम सवाल खड़े करता है। पुलिस की कार्यशैली को लेकर पिछले कुछ वक्त से लगातार सवाल उठ रहे हैं। दरअसल हाल के पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश पुलिस के दामन पर कई बड़े दाग लगे हैं, लेकिन पुलिस के ये कारनामे अब दिन पर दिन सामने आते जा रहे हैं। और शायद यही वजह कि बदमाशों के हौसले भी बुलंद होते हैं, क्योंकि पुलिस की बाहुबली और बदमाशों से यारी जो अब आम जनता पर पड़ रही है भारी। इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है, जिस पर हम अपने दर्शकों से उनकी राय, उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यूपी में पुलिस के कारनामों से जनता का विश्वास महकमे पर से उठता जा रहा है? पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय लापरवाही क्यों करती है? अधिकारियों को फोन करना क्या गुनाह है? बातचीत का कुछ अंश हमने आपको सुनाया, जिसमें एडीजी और सिपाही के बीच में किस तरह से वार्तालाप होती है। अपनी दुश्वारियों को बताने की कोशिश सिपाही की तरफ से की जाती है अपने शीर्ष अधिकारी से, लेकिन बदले में उसे क्या जवाब मिलता है, ये हमने आपको सुनाया। इसी पर हम अपने दर्शकों की राय, उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। 0120-438-3219, 0120-438-3220, ये 2 नंबर हैं। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दरअसल समय पर कार्रवाई के बजाय वारदात का इंतजार क्यों करती है पुलिस, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। कानपुर कांड, जिसको लेकर पुलिस एक बार फिर सवालों को घेरे में। इससे पहले बिकरू कांड में गैंगस्टर और पुलिस के बीच मिली भगत का जो खेल सामने आया था, उसने
उत्तर प्रदेश पुलिस के चेहरे पर जो दाग लगाए थे वो अभी धुले भी नहीं कि एक के बाद एक और आरोपी की झड़ी लग रही है। कानपुर कांड, जिसमें हत्या की जाने वाली शख्स की बहन ने यह आरोप लगाया कि उनके भाई को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा नहीं पाई और 30 लाख रुपए बाकायदा फिरौती दी गई थी, जिस पर यह कहा गया कि फिरौती की रकम तो नहीं बदमाश ले पाए। तो जिसके बाद कहा गया कि अगर बदमाशों ने फिरौती की रकम नहीं ली है तो फिर ये रकम पुलिस ने खाई होगी, यानी सीधा आरोप यहाँ पर भी पुलिस पर लगता है। दूसरी तरफ आपको हम अधिकारियों के बीच और सिपाही के बीच की बातचीत का ऑडियो भी सुना रहे हैं कि किस तरह से बड़े अधिकारी अपने मातहतों के साथ व्यवहार करते हैं। सवाल ये है कि क्या ऐसे ही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर होगी? पुलिस जो मित्र पुलिस कहती है, आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहने की बात करती है, लेकिन जहां तत्परता की बात होती है तो वहां पर पुलिस की तत्परता दिखाई नहीं देती। हाँ, अपराधियों के साथ सांठगांठ से जुड़ी खबरें अक्सर सामने आती हैं, कार्रवाइयाँ भी होती हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब तक ये बड़ा प्रशासनिक सुधार नहीं होता है तब तक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जा सकेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस कर्मियों की इस कार्य प्रणाली से काफ़ी खफा बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कई पुलिस कर्मियों पर गाज गिरना भी तय है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहती है कि कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस को हमने छूट दे रखी है। लेकिन सवाल यह है कि कहीं इस छूट का बेवजह फ़ायदा उठाने की कोशिश तो कुछ पुलिस कर्मियों की तरफ से नहीं की जा रही। सवाल यह है कि अगर पुलिस का रवैया इसी तरह से रहता है तो देश का सबसे बड़ा सूबा आखिर कैसे सुरक्षित होगा? कानून व्यवस्था यहाँ पर कैसे पटरी पर आएगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपना देख रहे हैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, लेकिन उत्तर प्रदेश में मौजूदा वक्त में कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर भी प्रश्न खड़े करते हैं। हाल के कुछ वक्त में पुलिस की जो भूमिका देखने को मिली, बदमाशों के साथ जो पुलिस की सांठगांठ देखने को मिली, वो पुलिस महकमे के दामन पर दाग लगाते। हालांकि पुलिस की तरफ से यही जवाब मिलता है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अपराधों का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ की तस्वीरें भी अक्सर राज्य के किसी न किसी हिस्से से आती ही हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस के रवैये में कोई बड़ा फेरबदल देखने को नहीं मिलता। ऐसे में सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर इन परिस्थितियों में कैसे व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। नवनीत तिवारी हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका नवनीत जी। क्या कहेंगे, अगर पुलिस का रवैया ऐसा ही रहता है तो फिर कानून व्यवस्था कैसे बेहतर होगी? पुलिस का रवैया तो हमेशा से ही खराब रहा है। आप देख लीजिए कानपुर में जो बिकरू गांव में जो हत्याकांड हुआ तो उसमें पुलिस पूरी तरह से संदिग्ध के घेरे में थी। उसमें कितने पुलिस वाले सस्पेंड हो गए थे। वहां पे विकास यादव से भी विकास दुबे से भी उनका मिला जुला गठजोड़ कैसा था। अपराधियों, बाहुबलियों और लोग और पुलिस के गठजोड़ से ही जनता त्रस्त है। आप कानपुर का घटना ले लीजिए, कहीं का ले लीजिए, देख लिए कि पुलिस जनता के लिए काम ही नहीं करती है। हाँ, चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नवनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं इस विषय पर। अगर आप भी अपना विचार रखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं खाकी की, जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल के कुछ दिनों में जो घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं, आपराधिक घटनाएं जिस तरह से सामने आई हैं और उसमें जो पुलिस की भूमिका दिखाई दी है वो सवालों के घेरे में। कानपुर कांड जो एक बार सुर्खियों में है। कानपुर में लैब असिस्टेंट संजीत यादव का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई। अपहरण करने वालों ने 30 लाख रुपए की मांग की थी। पुलिस के भरोसे पर परिवार गहने जेवर बेचकर 30 लाख रुपए की फिरौती जुटाता है। 30 लाख की फिरौती भी दे दी जाती, लेकिन पुलिस अगवा युवक को बचा नहीं पाती और उसका कत्ल हो जाता है। संजीत यादव की बहन ने आरोप पुलिस की लापरवाही पर लगाया है कि पुलिस ने इस मामले में लापरवाही बरती है। अभी भी पुलिस को संजीत का बैग नहीं मिला, अभी तक उसकी लाश भी नहीं मिली है। हमें बॉडी तो दिखा दी जाए, कम से कम ये परिवार की मांग है। पूरा घटनाक्रम बताते हुए संजीत यादव की बहन ने कहा कि पहले बर्रा के थाना इंचार्ज रणजीत राय ने कहा कि बड़े अधिकारियों के पास जाना होगा, फिर वो एसपी साउथ के पास पहुंचते हैं तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि जाइए आप पैसे की व्यवस्था कीजिए, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा और आपका बच्चा भी वापस आ जाएगा।
उनके कहने पर ही हमने फिरौती की रकम दी थी, लेकिन ना तो अब उनका भाई जिंदा बचा है, उसकी लाश अब तक बरामद नहीं हो पाई है, और ना ही 30 लाख रुपए के बारे में कुछ पता है। संजीत यादव की बहन का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के कारण उनके भाई की हत्या हुई। आईजी, डीआईजी सभी के संज्ञान में वो मामला लेकर पहुंचे थे, लेकिन सभी स्तर पर सिर्फ लापरवाही बरते गए। पुलिस अधिकारियों के लिए छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन उसके माँ बाप का इकलौता सहारा उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। इन पुलिस कर्मियों के लिए ये छोटी बात हो सकती है, लेकिन इस परिवार के सदस्यों का कहना है कि उनका पूरा परिवार बिखर चुका है। हालांकि इस मामले में कार्रवाई भी की गई, लेकिन सवाल उठता है कि जिस शख्स की हत्या की गई, अगर पुलिस पहले ही पूरी गंभीरता के साथ इस मामले में जुटते तो शायद उसे जिंदा बचाया जा सकता था। समय पर कार्रवाई के बगैर वारदात का इंतजार क्यों करती है पुलिस, ये महत्वपूर्ण सवाल। इसी पर आज हम अपने दर्शकों की राय, उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और साथ ही एक ऑडियो भी सामने आया जहां पर एक वरिष्ठ अधिकारी कैसे सिपाही के साथ ट्रीट करता है जब अधीनस्थ कर्मचारी अपने बड़े अधिकारी को फ़ोन कर अपनी समस्याओं से अवगत कराना चाहता है तो किस तरह से रिएक्ट किया जाता है, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठते हैं कि क्या पुलिस के बड़े अधिकारियों को फ़ोन करना गुनाह है क्या? अगर कोई मातहत अपने बड़े अधिकारी से अपनी कोई शिकायत करना चाहता है, अपनी समस्या का निदान करना चाहता है, तो अधिकारी इस जिस तरह की घुड़की अपने मातहतों को देते हैं, क्या इन सभी चीज़ों से व्यवस्थाएं बेहतर होंगी? उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था पटरी पर आ पाएगी? सवाल इस बात को लेकर हैं। अगर आप भी अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में। हाल के कुछ दिनों में जैसे घटनाक्रम हुए हैं उनसे पुलिस की साख पर तगड़ा बट्टा लगा है। बिकरू कांड जिसने पूरे देश भर में सुर्खियां बटोरे। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या इसलिए हो जाती है क्योंकि पुलिस वाले ही मुखबिरी करते हैं, गैंगस्टर से संपर्क, मिली भगत की बातें सामने आती हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी चल रही है, पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, लेकिन सवाल उठता है कि पुलिस कर्मियों की ये कारगुजारी क्या उत्तर प्रदेश की जनता पर अब भारी नहीं पड़ रही है? इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है, जिस पर अपने दर्शकों से उनकी राय, उनकी प्रतिक्रिया हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस के कारनामों से क्या आपको लगता है कि जनता का विश्वास अब उठ रहा है? पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई के बजाय आखिर लापरवाही क्यों बरतती है? पुलिस के बड़े अधिकारी को फोन करना क्या आज की डेट में गुनाह है? अजीत जी अगले दर्शक बलिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे अजीत जी, पुलिस का रवैया ऐसा रहा तो फिर कैसे सुरक्षित होंगे लोग? समझ नहीं आती है। पुलिस का काम होता है अपराध का ना होना, अपराध को बचाना, लेकिन यहाँ पुलिस जब अपराध हो जाता है उसके बाद पहुँचती है तो उससे जो भी होता है, मतलब मामला पुलिस से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। तो इसके लिए सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए ताकि कुछ ऐसा कदम उठाए कि पुलिस अपराध को रोक सके, अपराध होने के बाद ना पहुंचे, पहले ही वहां पहुंचे और मामले को अपने संज्ञान में लेकर पूरी तरह से कार्रवाई करते हुए उसका इंसाफ कर दें। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजीत राय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुँचाने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। अगर आप भी इस विषय पर अपनी बात रखना चाहते हैं तो हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। दरअसल पुलिस की यारी अब जनता को भारी पड़ती दिखाई दे रही है। अगर पुलिस से शिकायत करोगे तो जान चली जाएगी। दरअसल कानपुर कांड में इस बात का खुलासा हुआ है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से एक परिवार को अपने सदस्य को खोना पड़ा, 30 लाख रुपए भी गंवाने पड़े। और ये तो जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जिस शख्स की हत्या की गई उसकी बहन है, जिसका सीधा आरोप यह है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में लापरवाही बरते। अगर ऐसा ना किया गया होता तो उनके घर का चिराग आज बुझा नहीं होता। सवाल है, वक्त पर कार्रवाई के बजाय वारदात का इंतजार क्यों करती है पुलिस? अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि वारदात को अंजाम दिए जाने के बाद पुलिस पहुंचती है। कुछ इसी तरह की भूमिका उत्तर प्रदेश की पुलिस की भी नजर आती है। सवाल उठता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर करने का दम सरकार की तरफ से भरा जाता है और पुलिस वालों की लापरवाहियां इस तरह से सामने आती हैं, उनकी कारगुजारियों की वजह से अगर पुलिस महकमा इस कदर बदनाम होता है तो पुलिस पर क्या लोगों का भरोसा कम नहीं होगा? इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है, जिस पर हम अपने दर्शकों से उनकी राय, उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं।
सवाल यह है कि क्या पुलिस के बड़े अधिकारी को फोन करना गुनाह है क्या? अगर कोई अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से किसी समस्या का निदान करना चाहते हैं, कोई शिकायत पहुंचाना चाहते हैं, तो क्या उनका ये रवैया सही है? जैसे हमने आपको अब से कुछ देर पहले बातचीत का कुछ हिस्सा सुनाया था कि किस तरह से ट्रीट किया जाता है बड़े अधिकारियों को, अपने अधीनस्थों को। ये पुलिस के रवैये पर सवाल उठाते हैं। और एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है कि पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय लापरवाही क्यों बरतती है, क्योंकि लगातार यूपी पुलिस के दामन पर दाग लग रहे हैं। कानपुर का बिकरू कांड, जिसने यूपी पुलिस की जमकर भर पिटवाई, पुलिस कर्मियों की मिली भगत की वजह से 8 पुलिस कर्मियों को शहीद होना पड़ गया। गैंगस्टर और पुलिस की मिली भगत की वजह से पुलिस महकमे के दामन पर एक ऐसा बट्टा लगा जिसके दाग धो पाना पुलिस महकमे के लिए आसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि इस संबंध में यूपी पुलिस के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, तो उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि पुलिस रिफॉर्म करना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर कानून व्यवस्था को बेहतर करना है तो पुलिस में रिफॉर्म करना बेहद ज़रूरी हो गया है। दरअसल बेलगाम होते जा रहे हैं पुलिस के कुछ अधिकारी कर्मचारी, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस के दामन पर दाग लगने लगे हैं। सवाल ये दाग कैसे धुलेंगे? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के साथ कोई समझौता करने के मूड में नहीं है, लेकिन पुलिस की सांठगांठ नजर आती है अपराधी मानसिकता वाले लोगों के साथ, गैंगस्टर्स के साथ। तो सवाल है कि इन परिस्थितियों में सरकार का दावा कैसे पुख्ता होगा? साथ ही मातहत कर्मचारियों के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अगर किसी अधिकारी को कोई सिपाही फोन कर अपनी बीती बताना चाहता है, अपनी शिकायतों की जानकारी देना चाहता है, तो अधिकारियों का रवैया किस तरह होता है, वो बातचीत का कुछ अंश हमने सुनाया आपको। सवाल यह है कि बेहतर पुलिसिंग की बात जो की जाती है, इन परिस्थितियों में यह कैसे संभव होगा? अगर पुलिस की बदमाशों और गैंगस्टर के साथ यारी होगी तो ये यारी जनता पर भारी पड़ेगी। कानपुर से अंकित अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे अंकित, क्या आपको लग रहा है कि यूपी पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच में यारी अब जनता पर भारी पड़ रही है? जी, इससे पहले विकास दुबे का जो केस हुआ था उसमें भी दोनों की सांठगांठ देखी गई थी, और इसके बाद अब ये हुआ है। पुलिस जो है पस्त दिख रही है, बदमाश जो है इस समय मस्त दिख रहे हैं, तो हालत जो है यूपी की वो बहुत बदतर होती चली जा रही है। लोग कहाँ जाएं? चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आम जनता है जिसका दर्द आप महसूस कर पा रहे होंगे कि खाकी पर लोगों का भरोसा, एतबार अब किस तरह से कम होने लगा है। पुलिस कहती ज़रूर है कि पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर, लेकिन ये तत्परता आम जनता के बजाय गैंगस्टर के साथ देखने को मिलती है, रसूखदारों के साथ देखने को मिलती है, दबंगों के साथ देखने को मिलती है। लेकिन जो आम आदमी होता है, जो गरीब आदमी होता है, जो इंसाफ की आस में पुलिस की दहलीज तक पहुंचता है, फरियाद करता है, उसे इंसाफ नहीं मिल पाता। जबकि गैंगस्टर्स के साथ यारी की वजह से पुलिस कर्मियों को भी ये यारी भारी पड़ चुकी है। हाल में ऐसा नज़ारा बिकरू कांड में देखने को मिला है, जहां पर पुलिस वालों की मुखबिरी के चलते 8 पुलिस कर्मियों की हत्या गैंगस्टर कर देता है, यानी 8 पुलिस कर्मियों की शहादत हो जाती है। वो दाग अभी धुले भी नहीं, तो उसके बाद एक बार फिर यूपी पुलिस के दामन पर और दाग लगते जा रहे हैं। अमेठी का घटनाक्रम आपको याद होगा कि वहां पर पुलिस की लापरवाही की वजह से एक मां और बेटी लोग भवन के सामने आत्मदाह करने को मजबूर होते हैं, मां की मौत हो जाती है, उसके बाद एक्शन होता है, बड़े अधिकारी भी हरकत में आते हैं। अब ताज़ा मामला कानपुर कांड से जुड़ा है, जहां पर एक शख्स को अगवा किया जाता है। लैब टेक्नीशियन शुभम हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है। शुभम, क्या कहेंगे, अधिकारियों को फोन करना क्या गुनाह है? अगर कोई कर्मचारी अपनी समस्या बताना चाहता है, अपनी शिकायत करना चाहता है, तो क्या गुनाह है? ये पुलिस के दामन पर जो दाग लगे कैसे छूटेंगे? ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि पुलिस की जो छवि है, अगर उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के किसी भी हिस्से में अगर पुलिस की छवि की बात करें तो पुलिस के पास जाने में डर लगता है, उनसे मदद मांगने में डर लगता है। कब कार्रवाई उल्टे आपके ऊपर हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है। देखिए, पत्रकार वाले मामले में भी यहाँ पुलिस का रवैया ढीला था, लापरवाही थी,
और इससे विकास का जो मामला था, विकास दुबे का, उस मामले में भी देखिए पुलिस की मिलीभगत थी। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक व्यवस्था है और पुलिस के साथ जो गठजोड़ है प्रशासनिक अधिकारियों का और पुलिस अधिकारियों का, वो एक के बाद एक सामने आ रहा है। और इस मामले में भी कहीं ना कहीं अगर जांच की जाएगी ठीक ढंग से, उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, तो इस मामले में कहीं ना कहीं ये गठजोड़ सामने आएगा। और ये जो पुलिस का रवैया लापरवाही भरा क्यों रहा, ढीला ढाला क्यों रहा, इतनी देर में क्यों कार्रवाई हुई, और कार्रवाई हो जाती है अगर ठीक ढंग पर समय पर तो शायद जान बच जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो पुलिस का जो रवैया है और इस मामले में भी जो पुलिस ने जिस तरीके से काम किया है, लापरवाही दिखाई, अगर जांच करेंगे तो बहुत कुछ आएगा, बहुत पेच इसमें है अभी ढीले। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार दर्शकों की राय, उनकी प्रतिक्रिया आप सुन पा रहे हैं कि खाकी को लेकर लोगों के मन में अब क्या सोच बनी है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा सूबा, जहां की आबादी 23 करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी है, पुलिस महकमे के दामन पर अगर इस तरह के दाग लगते हैं तो आम जनता का भरोसा अपनी पुलिस पर कैसे पुख्ता होगा। सवाल यह है कि पुलिस जो अपनी साख खोती जा रही है, ये साख कैसे मजबूत होगी। आरोप अक्सर लगते हैं कि अपनी कलफदार वर्दी का रौब पुलिस गुंडे बदमाशों पर दिखाने के बजाय मजलूमों पर, गरीबों पर गांठते। अक्सर ऐसी तस्वीरें आती हैं जहाँ पर आप देखते होंगे कि पुलिसकर्मी कभी रेहड़ी वालों पर, पटरी वालों पर लाठियां बरसाते दिखाई दे जाते हैं। एक और दर्शक दिल्ली से राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। क्या कहेंगे राकेश जी, पुलिस की कार्यशैली अगर ऐसी रहती है तो व्यवस्थाएं कैसे बेहतर होंगी, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मजबूत होगा? राकेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चले, शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं भी आप सुन पा रहे हैं। दरअसल आम जनता पुलिस के पास घबराने में जाती है अपनी शिकायत लेकर। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मांगे राम जी अगले दर्शक हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है मांगे राम जी, क्या कहेंगे, पुलिस पर भरोसा है? सर, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, अपनी बात रखिए। सर, सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि जनता से जुड़े हुए मुद्दे शायद ही आज के समय में हम आम लोगों को टीवी पे देखने के लिए मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं मैं आपको धन्यवाद करते हुए प्रशासन और सरकार दोनों से मांग करना चाहता हूं कि जो भी घटना हुई है इसको लेकर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई उठाई जाए, क्योंकि पुलिस को लेकर जो योगी सरकार पहले से भी दावा करती आ रही है, पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर है, दिन रात काम कर रहे हैं, पर जब ऐसी घटना को देखने को मिलती है तो लोगों के मन में एक डर बैठ जाता है। हम चाहते हैं, आपके द्वारा सरकार से मांग करते हैं कि इसमें जल्द से जल्द अफसरों पर, हर किसी पर सख्त से सख्त कदम उठाएं और जनता के बीच में फिर से पुलिस को लेकर जो भरोसा है उसको जगाया जाए। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मांगे राम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार दर्शकों की प्रतिक्रिया आप सुन पा रहे हैं। लोगों में नाराजगी भी इस बात को लेकर है कि बेहतर पुलिसिंग का दावा भले ही किया जाता हो, लेकिन वो बेहतर पुलिसिंग देखने को नहीं मिलती। जो डर अपराधियों बदमाशों के मन में होना चाहिए पुलिस को लेकर, वो डर अपराधियों बदमाशों के बजाय आम जनता में ज़्यादा देखने को मिलता है। वो लोग जो इंसाफ की आस लेकर पुलिस के पास पहुंचते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि गुंडे बदमाशों से यारी क्या आम जनता पर भारी नहीं पड़ रही? हाल के कुछ दिनों में जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, आप चाहे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, किसी भी कोने में चले जाइए, पुलिस की कारगुजारियों को लेकर सवाल खड़े होते हैं। कानपुर का घटनाक्रम एक बार फिर कानपुर सुर्खियों में है। अब से कुछ दिन पहले बिकरू कांड को लेकर जिस तरह से कानपुर ने सुर्खियां बटोरी थी, पुलिस की मिली भगत गैंगस्टर्स के साथ सांठगांठ को लेकर अब एक बार फिर आरोप ये लग रहे हैं कानपुर पुलिस पर कि पुलिस की लापरवाही का खमियाजा एक युवक को भुगतना पड़ा, उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। पीड़ित परिवार की तरफ से आरोप यही लगाया गया है कि अगर पुलिस वक्त पर कार्रवाई करती तो शायद आज उनका बेटा, उनका भाई जिंदा होता, लेकिन पुलिस ने लापरवाही बरती जिसकी वजह से उनका भाई आज इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहने का दावा करती है, लेकिन पुलिस की ये तत्परता गुंडे बदमाशों के मामले में कहाँ दिखाई देती है? जो डर, जो खौफ गुंडे बदमाशों में होना चाहिए, वो डर, वो खौफ आम जनता में देखने को मिलता है, खासतौर पर उन लोगों में जो अपनी फरियाद लेकर पुलिस के पास पहुंचते हैं
इंसाफ की उम्मीद लेकर, लेकिन इंसाफ तो दूर, उनके साथ जिस तरह से सलूक किया जाता है उसको लेकर खाकी वक्त वक्त पर सवालों पर रही। ऐसे में प्रश्न इस बात को लेकर उठता है कि अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में अपराध करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन पुलिस का रवैया ये रहता है, तो सवाल ये है कि इन हालातों में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कैसे बन पाएगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना है। खबरें लगातार जारी। मुझे कोरोना से कितना खतरा है? कोरोना से डरो ना, सीधे आरोग्य सेतु पर चले आओ ना। अगर आपके आसपास कोई कोरोना